नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कॉन्सेप्ट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम डिस्कस कर रहे थे आपका उत्तराखंड वन दरोगा भर्ती परीक्षा जो आपकी 2020-21 की, उसके लिए जीव विज्ञान, बायोलॉजी। वैसे तीन चीज़ें पूछी जाती हैं, चार चीज़ें पहले पूछी जा रही थी। जीव विज्ञान हो गई आपकी आपकी रसायन विज्ञान हो गई, भौतिक विज्ञान हो गई, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। उसके अलावा आपका एग्रीकल्चर भी पूछा जा रहा था, पर उसे हटा दिया गया था सिलेबस से। तो जो माना जा रहा है इसका पेपर जो हो सकता है वो अगले महीने हो सकता है, अर्जेंट बेसिस पे। जो पहले पेपरों में से होगा वो ये हो सकता है आपका, ठीक है ना, उत्तराखंड वन दरोगा का। तो ये जुलाई या मान के चलिए अगस्त तक तो निपट ही जाएगा, ठीक है ना। ये जो उत्तराखंड वाली सीरीज मैं बना रहा हूँ, उत्तराखंड वन दरोगा वाली, मैं पहले तीन वीडियो डाल डाल चुका हूँ। एक बायोलॉजी से थी, एक केमिस्ट्री की थी, एक फिजिक्स की थी, जिसमें मैंने लगभग 10-10, 15-15 क्वेश्चन कराए थे। पर वहाँ पे लैंग्वेज का क्या था सीन कि वहाँ पे केवल लैंग्वेज मैंने जो यूज़ की थी वो इंग्लिश की थी पीडीएफ में, और जो बना रहा था वो इंग्लिश में बना रहा था। पर जो ये आपकी वीडियो बनेगी ये दोनों लैंग्वेज में होगी, आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगी। तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। प्रत्येक चैप्टर को उठाया जाएगा, जैसे इस समय मैंने सेल उठा दिया, फिर नेक्स्ट चैप्टर जो होगा जैसे एंडोक्राइन सिस्टम हो गया, एक्सोक्राइन सिस्टम हो गया, ब्लड हो गया, इस तरीके से उठाऊंगा मैं, ठीक है ना। और 10-10 क्वेश्चन करेंगे। और इस 10 क्वेश्चन में याद रखना ये 10 मिनट में तैयार नहीं होगी, पहले क्लियर कर देता हूँ। आपको लगभग 1 घंटा देना पड़ेगा, और इस वीडियो से कम आपके 150 से 200 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे सेल ही सेल से, और आपका कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। दूसरी बात, जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि बोल के उत्तराखंड वन दरोगा जो पेपर आएगा उसमें क्या होगा कि बिल्कुल आपको हलवा दे देगा, ऐसा नहीं होगा कि आपने एक क्वेश्चन किया उसका आंसर रट दिया और ख़त्म। इतना आसान नहीं देगा वो पेपर को थोड़ा कठिन बनाएगा। उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपको थोड़ा सा डीप पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। मेरी पूरी कोशिश होगी, आप मेरा साथ देना इस चीज़ में कि आप भी पढ़ें इस चीज़ को, और इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अगर आपको पसंद आता है, और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और पीडीएफ में क्या कर दूंगा कि इसका जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है कॉन्सेप्ट एकेडमी नाम से, उसमें शेयर कर दूंगा। तो उसे एक बार आप क्या कर लेना, पढ़ लेना, 2-3 बार पढ़ना, 4 बार पढ़ना, 5 बार पढ़ना, जितनी बार भी हो सके। ये 2 महीने आप अपने लिए दे दीजिए, 2 महीने भी नहीं है पूरे पूरे, हो सकता है एक ही महीने हो, या 30 या 40 दिन ही बाकी बचे हों। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपके जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान तीनों को कंप्लीट कर दूँ इस बीच में। आपका काम होगा इन वीडियोस को देखना, रिवीजन मारना, शॉर्ट नोट्स बनाना और बेहतर तैयारी करना, ठीक है ना। और गारंटी इस बात की होगी कि अगर आपने बेहतर तैयारी कर ली, अच्छे से पढ़ लिया, डीप पढ़ लिया, तो ये पेपर आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं आज से। वैसे मैं आज से क्यों बोल रहा हूँ, इससे पहले मैं कर चुका हूँ, 3 वीडियो बना चुका हूँ, पर स्टार्ट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब प्रॉपर वे में भी वीडियोज़ आएंगे। क्योंकि जो बोल सकते हैं कुछ सूत्रों से पता लगा है कि पेपर अगले महीने हो सकता है, ठीक है ना। नहीं तो अगस्त में गारंटी है इस बात की, तो लग जाइए अभी से अगर जिसका भी उत्तराखंड वन दरोगा का पेपर है। तो स्टार्ट करते हैं पहले जीव विज्ञान का। तो सेल पहला चैप्टर कोशिका से संबंधित हम बातें करेंगे। क्वेश्चन फॉर्म में होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में होंगे। तो जैसा पहला क्वेश्चन लिखा, राइबोसोम आर द साइट फॉर। तो राइबोसोम किसकी साइट है भाई, तो बोल रहा है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए, फैट सिंथेसिस के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। हिंदी में मैं लेके आया हूँ। तो राइबोसोम कौन से प्रक्रिया का क्षेत्र है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, प्रकाश का संश्लेषण करता है, वसा संश्लेषण करता है, श्वसन करता है। तो राइबोसोम होता है आपकी प्रोटीन फैक्ट्री, बोला जाता है इसे, ठीक है ना, प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल ये बोला जाता है। तो इसका जो काम होता है प्रोटीन संश्लेषण का होता है, मतलब ये क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसाइज करता है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण जो होता है, फोटोसिंथेसिस जब बात की जाएगी, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसके वजह से जो जब प्रेजेंट होता है, जब वो आपका उपस्थित होता है, तब आपका प्रकाश संश्लेषण होता है। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस होती है हमारे उसमें चलती है, ठीक है ना। जो कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं। और ये हम पे क्या चलती है, रेस्पिरेशन चलती है, और प्लांट में जो चलती है फोटोसिंथेसिस चलती है। पर दोनों अब होता क्या है कि उनमें दिन के टाइम पे तो क्या होता है आपका, दिन के टाइम पे तो ये इससे कर लेते हैं, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस चलती है दिन के टाइम पे, और नाइट के टाइम पे क्या चल जाती है आपकी, रेस्पिरेशन चल जाती है। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इंग्लिश में भी यही चीज़ देख लेना। फैट सिंथेसिस के बारे में बताता हूँ अभी। तो देखो लिखा हुआ है, और ये हिंदी में भी लिखा हुआ है, तो जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में पढ़ लेना, मैं इंग्लिश में पढ़ते हुए चलूंगा। तो लिखा राइबोसोम आर द मेम्ब्रेनस ग्रैन्युल स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक क्या होता है, फ्लूइड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो सबको बांधे रखता है अपने साथ, जितने भी दूसरे पार्ट्स अभी दिखा दूंगा बाय पिक्चर। They were first observed under the electron microscope as the dense particle by the George Palade in the year 1953। जॉर्ज पलाडे नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1953 में राइबोसोम को खोज निकाला था, ठीक है ना, माइक्रोस्कोपिक बोल सकते हैं प्रोसेस के थ्रू। राइबोसोम आर द साइट ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस। ये वो साइट होती है जहां पे आपका प्रोटीन संश्लेषित होता है, इसीलिए इसे प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है, ठीक है ना। राइबोसोम दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के आपके पहले सेल्स होती है, ये याद रखना। एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स और एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, बहुत सूक्ष्म जीवी होते हैं, उनके लिए यूकैरियोटिक सेल्स होती है।
क्या होती है अभी बताता हूँ आगे। प्रोकैरियोटिक सेल जैसे हम हो गए, ठीक है ना, हम प्रोकैरियोटिक सेल है। सिंपल सा अगर मैं बताऊं दोनों में अंतर क्या है, तो यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल्स में, मैंने उल्टा बोल दिया शायद से, सॉरी। यूकैरियोटिक सेल्स होती है जैसे हमारे अंदर है, हमारी जो सेल्स होती है वो यूकैरियोटिक सेल्स हैं। प्रोकैरियोटिक होती है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होती हैं, ठीक है ना। दोनों में अंतर ये होता है कि यूकैरियोटिक सेल्स में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, केंद्रिका प्रेजेंट होती है, जबकि क्या होती है, प्रेजेंट। जबकि इसमें क्या होती है, अगर प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए, इसमें अब्सेंट होती है, इसमें प्रेजेंट नहीं होती, इसमें अनुपस्थित होती है। अब जो यूकैरियोटिक राइबोसोम होता है वो एटीएस का होता है, याद रखना हमारे अंदर एटीएस का होता है। तो ऑक्योर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स, कहां प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में। अगर पूछा जाता है राइबोसोम होता क्या है, तो याद रखना साइटोप्लाज्म में होता है, दिखा दूंगा अभी। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम में कितना होता है, 70 एस होता है। ये आपकी क्या होती है, एस क्या होती है, यूनिट होती है, अभी बता दूं कौन सी यूनिट होती है। तो साइटोप्लाज्म एज वेल एज एसोसिएटेड विद द सेल मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब ये जो होता है ना कंपोजिशन, अगर देखा जाएगा स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोसोम का, तो राइबोसोम जो होता है वो किससे बनता है आपका, दो चीजों से बनता है, याद रखना। करके पूछा जाता है राइबोसोम बनता है किससे, तो राइबो न्यूक्लिक एसिड से बनता है, जैसे आरएनए बोलते हैं, और प्रोटीन से बनता है। अब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ना, वो 70s टाइप की होती है। उसमें क्या होता है कि 60% आपका आरएनए होता है। यहाँ पे स्मॉल आर राइबोसोम को दिखाता है और आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड को दिखाता है। तो 60% आपका राइबोन्यूक्लिक एसिड होती है और 40% आपका प्रोटीन होता है। ठीक उल्टा चलता है किसमें, यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यहाँ पे 40% क्या होता है, आरएनए होता है और 60% प्रोटीन होता है। याद कर लेना इस चीज को, ठीक है ना। एक का याद कर लो, जैसे हमारा याद कर लो, एटीएस है, एटीएस में क्या है 40-60 का रेशियो है, आरएनए और किसका, प्रोटीन का। प्रोकैरियोटिक में क्या है 60-40 का रेशियो है, ये याद कर लो। फोटोसिंथेसिस तो अभी बताता हूँ। और बाकी अगर बात करें ना, जैसे किसकी होती है, फैटी एसिड्स की बात करते हैं, या जो यहाँ पे लिखा हुआ था, जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि वसा संश्लेषण क्या होता है, तो फैटी एसिड जो होता है सिंथेसाइज होता है आपका, तो इसकी बात कर देंगे। तो अब देखो यहाँ पे देखो, ये हिंदी में लिखा हुआ है, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। अब देखो वो जो एस है ना, एस स्टैंड किसके लिए करता है, जो 70s या 80s होता है, तो 70s मैंने बताया किसमें होता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में होता है। और जो 80s होता है वो किसमें होता है आपका, वो होता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स। बात समझ में आ गई। एस जो होता है, एस का मतलब होता है स्वेटबर्ग्स, ये यूनिट है आपकी। ये किसको दिखाता है, तो लिखा यूनिट यूज टू मेजर द हाउ फास्ट मॉलिक्यूल मूव इन अ सेंट्रीफ्यूग, मतलब कितना जल्दी कोई फास्ट कर सकता है आपका, क्या कोई भी यूनिट क्या कर सकती है, ये यूनिट दिखाती है कि कोई भी मॉलिक्यूल आपका कितने तेजी से चल सकता है, राइबोसोम की स्पीड कितने तेज है, कितने तेजी से वो काम कर रहा है। तो एस इसको दिखाता है, स्वेटबर्ग, याद रखना है स्वेटबर्ग, एस स्टैंड फॉर द स्वेटबर्ग। द राइबोसोम इन अवर सेल्स एंड इन अदर एनिमल्स, प्लांट एंड द फंजाई आर लार्जर टर्म्स एटीएस राइबोसोम। अब देखो जैसे मैंने बताया कि जैसे यूकैरियोटिक होते हैं जो आपके, जैसे एनिमल्स हो गए, जंतु हो गए, आपके पेड़ पौधे हो गए, फंगस हो गई, और जो बड़े बड़ी जो क्रिएचर्स हैं उनमें एटीएस राइबोसोम होता है। बात समझ में आई। जिसमें क्या होता है, मैंने बताया था 40s आपका क्या होता है, 40s आपका आरएनए होता है, और 60s आपका क्या होता है, तो ये होता है, मैंने बताया था ये प्रोटीन होता है, बताया ना। यहां पर देख लीजिए 40 होता है आपका आरएनए और आपका 60% प्रोटीन होता है। इसको ना दो पार्ट में तोड़ते हैं, एक होता है आपका कौन सा, स्मॉल सब यूनिट जो 40s का होता है, और एक होता है लार्ज सब यूनिट, ये राइबोसोम का दिखा रहा हूं मैं, ठीक है ना, 60 यूनिट का। अब यहां पर देख लीजिए, मैंने बताया थी दो तरीके की सेल्स होती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है यूकैरियोटिक सेल्स। कोशिश करना, देखो मैं बता देता हूँ, हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा टफ लगेगा शुरुआत में, फिर मैंने पीडीएफ मैंने बता दिया कि हिंदी में पढ़ना और साथ साथ इंग्लिश में पढ़ना, क्योंकि ज़्यादातर जो कनेक्ट होंगे ना, बायोलॉजी हो या केमिस्ट्री हो फिजिक्स की, वो ज़्यादातर आपकी इंग्लिश में कनेक्ट होते हैं वर्ड्स। और जो आपका पेपर होता है उसमें क्या होता है कि जो मानी जाती है, अगर मान लो कि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन पैदा होता है कि आपका हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है और दोनों अलग लिखे हुए, तो माना किसको जाता है, इंग्लिश को। तो कोशिश करना, मैं भी एक हिंदी मीडियम स्टूडेंट हूँ, तो याद करना कि कोशिश हमेशा ये रखनी चाहिए कि थोड़ा सा वर्ड जो है आपके, वो आपके इंग्लिश भी याद होने चाहिए। जैसे मैंने बताया प्रोकैरियोटिक सेल होगी, यूकैरियोटिक सेल होगी। प्रोकैरियोटिक कैसी होती है आपकी, जिसमें न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, क्या होता है, न्यूक्लियस केंद्रिका क्या होती है आपकी, अब्सेंट होती है, ये याद कर लो। इसमें क्या होती है, अनुपस्थित, बस। और इसमें क्या होती है आपकी, इसमें प्रेजेंट होता है, मतलब इसमें क्या होता है आपका न्यूक्लियस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, उपस्थित होता है। बस ये चीज याद कर लो, सबसे आसान तरीका है। केंद्रिका इसमें क्या होती है, उपस्थित, उसमें क्या होती है, अनुपस्थित होती है। अब होता क्या है कि अगर मैं प्रोकैरियोटिक सेल्स की बात करूं तो उसमें क्या होता है कि फ्लैजेला लगी होती है, पूंछ टाइप की, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में ये लगी नहीं होती। अच्छा एक चीज और बताओ, जैसे जो आपकी क्या होता है, स्पर्म सेल्स होती है, याद रखना कि जो हमारे अंदर स्पर्म सेल्स होती है, वीर्य होता है, जो स्पर्म सेल्स जो होती हैं आपकी, उसमें भी क्या लगी होती है, फ्लैजेला लगी होती है। बैक्टीरिया हो गया जैसे आपका, बैक्टीरिया के अंदर भी क्या लगा होता है, फ्लैजेला लगा होता है, ये तैर सकते हैं। ये ना मूव करने के लिए होती है, पूंछ जो लगी हुई है मूव करने के लिए होती है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होती है। और क्या होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर, देख रहे हो कैसा स्ट्रक्चर है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। बाहर का जो होता है उसे बोलते हैं आपका ये दिख रहा है ना आपको, छोटे छोटे बाल टाइप के, इन्हें बोलते हैं पिली, इन्हें क्या बोलते हैं, पिली। अच्छा बाहर की तरफ जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है,
और सेल वॉल लगी होती है इनमें भी। तो दोनों में याद रखना, क्या प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल होती है? हाँ, यूकैरियोटिक सेल में जो आपकी प्लांट सेल होती है ना, दो तरीके की सेल पढ़ेंगे आप, एक प्लांट सेल पढ़ेंगे जो आगे बताऊंगा, एक होती है आपकी एनिमल सेल। तो आपकी जो प्लांट सेल होती है उसमें आपका सेल वॉल होता है। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों में प्लांट सेल मौजूद होती है, एनिमल सेल को छोड़कर उसमें सेल वॉल नहीं होती आपकी। अच्छा, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है? अंदर की तरफ एक लिक्विड टाइप का आपका क्या होता है, एक सब्सटेंस होता है, जो बाकी जितने भी आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, जितने भी आपको क्या दिख रहे हैं यहाँ पे बोल सकते हैं आइटम्स दिख रहे हैं, उनको क्या करता है, सेट करता है, उनको क्या करता है, तैरने में मदद करता है, ताकि एक दूसरे से टकराए ना, ताकि वो सुरक्षित रहे। तो साइटोप्लाज्म एक तरीके का लिक्विड है आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं होता, पर इसके अंदर न्यूक्लियोइड्स होते हैं, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं। अब या तो ये इसमें क्या होगा आपका, जैसे वायरस का बोला जाता है, या तो वो आरएनए होता है या तो डीएनए होता है, ठीक है ना, उसके बारे में बात में करेंगे, चलो बात। और पीली होती है। जबकि अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात करूँ, भरा भरा रहता है पूरा अंदर से, इसमें आपका न्यूक्लियस भी होता है, न्यूक्लियस के अंदर केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी होती है, न्यूक्लियोलस बोलते हैं, इसके अंदर गोल्जी एपरेटस भी होता है, साइटोक्लेटन भी होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो दोनों में मौजूद है, देख लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों में मौजूद है। कई बार पूछा जाता है कि कौन सी चीजें तो दोनों में होती है, प्रोकैरियोटिक में होती है और यूकैरियोटिक में होती है, तो याद रखना प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, ये दो तरीके का होता है, अगर आपने बायोलॉजी पढ़ी है तो ये रफ भी होता है, स्मूथ भी होता है, और वेसिकल्स भी यहाँ पे होते हैं आपके। अच्छा, आगे चलते, ये तो बात थी किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स की और यूकैरियोटिक सेल्स की। बात करें जैसे प्रोकैरियोटिक, मैंने बताया, बाकी तो आपको याद है कि जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में जैसे एनिमल्स आ जाते हैं, आपका क्या आ जाता है, प्लांट्स आ जाते हैं, पशु, और क्या आ जाते हैं आपके पौधे आ जाते हैं, फंगस आ जाती है, फंजाई आ जाती है। पर भाई प्रोकैरियोटिक में क्या, तो मैंने बताया माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे आपका कौन आ जाता है, अमीबा आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है, पैरामीशियम आता है, ठीक है ना, आपका क्या आ जाता है, क्लाइमाडोमोनास आ जाता है। ये सारी चीज़ें आपने देखा ना, ये बिल्कुल बिल्कुल जो बचपन में बनाते थे कि ये बिल्कुल क्या था आपका चप्पल जैसा स्ट्रक्चर होता था पैरामीशियम का, एमोइबा इस तरीके से दिखता था, उटपटांग से क्या बोलते हैं, कभी इधर से जैसा अदरक नहीं होता उस तरीके से फैला होता था, बैक्टीरिया इस तरीके से होता था, तो ये याद कर लेना। अब देखो यूकैरियोटिक सेल्स में जो मैंने यहाँ पढ़ा है ना, ये वाली यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें भी दो सेल्स होती हैं आपकी, ठीक है ना। आप इसे पढ़ते जाइए, कम से कम अगर आपको क्या कर दिए, आगे रख दीजिए, और अभी नोट्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। आप पढ़ते जाइए। यूकैरियोटिक सेल्स में दो होते हैं, एक होती है एनिमल सेल और एक होती है आपकी प्लांट सेल। एनिमल सेल्स में अगर बात करें तो ये देखो न्यूक्लियस तो दोनों में होता है, तो इसमें आपका सीलिया होता है बाहर की तरफ, जो मैंने बताया था आपका क्या हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वैक्यूल्स होते हैं। क्या होता है वैक्यूल्स, ये क्या करते हैं कि प्रेशर को झेलते हैं, बाहर से जो प्रेशर लगता है सेल पे उसको झेलते हैं। पर एक चीज आता है ना, एनिमल में जो वैक्यूल्स होते हैं छोटे होते हैं, स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं ना किसकी, प्लांट सेल की बात करूं, तो इसमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, देख लो ये वाला देख लो, ये बड़े बड़े होते हैं आपके। तो कंपैरिजन, एज कंपैरिजन टू द एनिमल सेल्स, प्लांट सेल हैव दी बिगर वैक्यूल्स, ये याद रखना है कि उनमें बड़ा वैक्यूल्स होता है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। अच्छा, कौन सी चीज अलग होती है, सेंट्रियोल्स। सेंट्रियोल्स किस में पाया जाता है, केवल आपका सेंट्रियोल पाया जाता है आपका एनिमल सेल में। बात समझ में आ गई, सेंट्रियोल पाया जाता है एनिमल सेल में, प्लांट सेल में ये नहीं होता, सेंट्रियोल नहीं होता। सेंट्रियोल का काम क्या है आगे बताऊंगा, एक क्वेश्चन आएगा जहां पे मैं सेंट्रियोल को क्लियर करूंगा आपको। लाइजोजोम होता है, क्या होता है इसमें, लाइजोजोम्स भी होता है। लाइजोजोम क्या आएगा, तो आगे एक क्वेश्चन है उसमें बता दूंगा लाइजोजोम्स क्या होता है, ठीक है ना। अच्छा, एनिमल सेल का जो आपका क्या होता है, बोल सकते हैं इसका जो आपका लेंथ होती है ना, तो ये लगभग 10 से 30 माइक्रोमीटर के आसपास होती है। और इसका जो साइज आपका जो बोल सकते हैं शेप एंड साइज होता है, वो राउंड होता है, इरेगुलर होता है, गोल होता है और अलग सा होता है बिल्कुल। वहीं अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ, ये थोड़ा बड़ी हो सकती है, क्योंकि पेड़ पौधे आपने देखे कई पेड़ होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, एनिमल उतने बड़े नहीं हो सकते जितने पेड़ होते हैं। तो इसका जो आपको देखने मिलता है 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर इन लेंथ देखने को मिलता है। और इसका जो आपका साइज देखने को मिलता है रेक्टेंगुलर होता है और क्यूबिकल साइज होता है, तो ये याद कर लेना आप लोग। अच्छा देखो, इसमें सेंट्रियोल होता है और इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट। ये क्लोरोप्लास्ट ही है ना जो क्लोरोफिल को क्या करता है, जनरेट करता है और प्लांट को कैसा रंग देता है, ग्रीन। कैसा देता है, ग्रीन, ये याद कर लेना। अच्छा, यहाँ पर देख लीजिए, बाकी चीज़ें मैं बता रहा था कि आपको बताऊंगा। देखो ये आपकी क्या है, ये आपकी सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। अब इसमें जैसा न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस ये आपका ये वाला अंदर वाला पार्ट, ठीक है ना, ये बिल्कुल जो आपको किस में दिख रहा है, वायलेट कलर में दिख रहा है, बैंगनी कलर में। क्या काम होता है भाई, न्यूक्लियर एनवलप, तो मेम्ब्रेन इनक्लोजिंग द न्यूक्लियस, प्रोटीन लाइंड पोर्स अलाउ द मटेरियल टू मूव एंड इन आउट। तो ये जो आपका होता है ना न्यूक्लियस, इसका काम क्या होता है आपका, मूव इन अनमूव आउट, मतलब ये सेंटर है सेल का, एक हिसाब से मान के चलिए सेंटर, जिससे सब चीजें कनेक्ट होती है। यहीं पर आपकी क्या बनते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बनता है। यहीं पे आपका डीएनए क्या होता है, जनरेट होता है। यहीं पे क्रोमोसोम्स बनते हैं। यहीं पे क्या बनते हैं, क्रोमोसोम्स बनते हैं, आपने सुना होगा, ठीक है ना, गुणसूत्र जिन्हें बोलते हैं, क्रोमोसोम बनते हैं। यहीं पर आपका डीएनए फॉर्मेशन होता है, यहीं पे आपका आरएनए फॉर्मेशन होता है, और फिर यहीं से आपका क्या होता है, मतलब यहीं से होते हुए डीएनए, फिर आरएनए, फिर आपका प्रोटीन बनता है, ठीक है ना, और प्रोटीन आपकी बॉडी को लगता है।
अच्छा, फिर आता है क्रोमेटिन। अब क्रोमेटिन जो होता है, तो देखो जरा, ये देखो क्रोमेटिन कौन सा वाला पार्ट बोल रहा है, जो अंदर की तरफ ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये जो क्या बोलते हैं आपका, बिल्कुल रस्सी टाइप का, ठीक है ना, पतली पतली। तो ये डीएनए प्लस आपका क्या होता है, एसोसिएट प्रोटीन होता है। वहीं अगर बात करूं अंदर की तरफ कौन सा आता है, न्यूक्लियोलस आता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस आता है, कंडेंस रीजन वेयर द राइबोसोम आर फॉर्म। ये न्यूक्लियस होता है ना, तो न्यूक्लियस के अंदर होती है, मतलब केंद्रक के अंदर केंद्रिका होती है। इस केंद्रिका में ही आपके राइबोसोम्स बनते हैं, जो प्रोटीन का निर्माण करेंगे आपका, ठीक है ना। एक सेकेंड, ठीक है। अतः क्रोमेटिन क्या होता है, डीएनए प्लस एसोसिएट प्रोटीन होता है आपका। फिर मैंने न्यूक्लियस में बता दिया, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, जहाँ पे राइबोसोम का फॉर्म्ड होता है, जो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में आपका क्या करता है, मदद करता है। ये बाहर की तरफ देख रहे हैं अंगूर जैसे, इन्हें बोलते हैं पेरोक्सिसोम। ये क्या करते हैं कि जो वेस्ट है ना, उसको मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है ना, मतलब सही करते हैं, वेस्ट को हटाते हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं आप, न्यूक्लियस के चारों ओर एक स्ट्रक्चर टाइप का लगा हुआ है, इसे बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हिंदी में ये साइड से यही बोलते हैं। तो ये दो तरीके का होता है, एक होता है रफ, एक होता है स्मूथ। ये रफ क्यों होता है भाई, क्योंकि इसमें लगे होते हैं, आपको दिख रहे हैं, रफ इसलिए होता है क्योंकि इसमें राइबोसोम कनेक्ट होता है। काम क्या होता है भाई इसका, इसका काम होता है आपका क्या करना, एसोसिएट विद द राइबोसोम, मेक्स द सेक्रेटरी, सेक्रेट करना राइबोसोम्स को, अपने से हटाना, ठीक है ना, और एंड द मेम्ब्रेन प्रोटीन, और मेम्ब्रेन प्रोटीन को बेहतर करना। स्मूथ में क्या होता है, स्मूथ रेटिकुलम जो होता है, जिसमें राइबोसोम नहीं लगे होते, इसलिए उसे स्मूथ बोला जाता है। तो वो क्या करता है, लिपिड्स को फॉर्म करता है, जो फैट को बनाता है। अच्छा, अगर आगे देखें तो आपका साइटोस्केलेटन आता है। साइटोस्केलेटन में देखेंगे तो आपका माइक्रोट्यूबुल्स आती है, माइक्रोट्यूबुल्स फ्रॉम द माइटोटिक स्पेंडल और मेंटेन सेल शेप। ये माइटोटिक और मायोसिस डिवीजन में बताऊंगा, ठीक है ना, आगे जाके, ठीक है ना। तो माइटोसिस और क्या बोलते हैं, माइटोटिक डिवीजन और मियोसिस डिवीजन, दोनों में बता दूंगा, ठीक है ना। अच्छा, आगे चलते हैं, सेंट्रोसोम आता है। तो ये माइक्रोट्यूबुल आपका क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर होता है। फिर आपका इंटरमीडिएट फिलामेंट्स आता है, फाइब्रस प्रोटीन्स होते हैं दैट होल्ड द ऑर्गेनल्स इन द प्लेस। याद रखना, ये फाइब्रस प्रोटीन है। ये क्या करता है कि जितने भी आपके ऑर्गेनल्स हैं, ये तत्व जितने भी दिख रहे हैं ना आपको अंदर, अब मैं बताऊंगा ऑर्गेनल्स क्या होते हैं। ऑर्गेनल्स से मिलकर ऑर्गन्स बनते हैं, सेल से बनते हैं टिश्यू, टिश्यू से बनते हैं आपके क्या, टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बनता है आपका, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम से हमारी पूरी बॉडी का निर्माण होता है। माइक्रोफिलामेंट आता है, तो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं फ्रॉम द सेलुलर कॉर्टेक्स। फिर आता है बाहर की तरफ कौन सा, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं। लाइजोजोम, लाइजोजोम आपका कहाँ प्रेजेंट होता है भाई, तो मेनली ये किसमें होता है, एनिमल्स में होता है। इसका काम क्या होता है, डाइजेस्ट करना फूड को और वेस्ट मटेरियल को, ठीक है ना। और इसका काम क्या होता है, ये एक हिसाब से आपका एंटी मिसाइल सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि आपके अगर कोई भी रोग आता है ना, तो उसे तो मारेगा मारेगा, खुद भी फट जाएगा, मतलब उसको उसको अपने अंदर लेके फट जाएगा। इस तरीके से जैसे एंटी टैंक मिसाइल सिस्टम होता है ना आपका, या फिर जो आपका क्या होता है, जैसे आपका आजकल सुना होगा आपने, जैसे भारत का पिनाका, लिख के आ रहा हूँ यार, जैसे भारत S-400 खरीद रहा है, तो इस तरीके से था। या आयरन डोम, आपने एक तो गारंटी सुना होगा, इसराइल का जैसा आयरन डोम, तो वो क्या कर रहा था, हवा में क्या कर रहा था, रॉकेट्स को मार दे रहा था। लाइजोसोम भी उसी तरीके का काम करता है, ठीक है ना। तो ये एंटी डिफेंस मिसाइल सिस्टम होता है आपका। फिर आता है गोल्जी एपरेटस। अब याद रखना, गोल्जी एपरेटस का काम क्या होता है, मोडिफाई द प्रोटीन, प्रोटीन को मॉडिफाई करना। जब आपका ये राइबोसोम होता है ना, जब ये न्यूक्लियोलस से निकलता है, केंद्रिका से निकलता है, फिर ये किस पे चिपकता है, आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपकता है। वहां से फिर कहाँ जाता है, गोल्जी एपरेटस पे जाता है। वहां पे प्रोटीन क्या होता है, मॉडिफाई होता है। वहीं पर क्या होता है आपका, वहीं से आपका क्या होता है कि आपके एमिनो एसिड्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं आगे की तरफ। जो आपका डीएनए, डीएनए से आरएनए, फिर आपका क्या होता है, एमिनो एसिड्स बनते हैं जब कोडन फॉर्म में आता है। बताऊंगा आगे कोडन्स क्या होते हैं, 3 कोडिंग होती है। कोडन्स के थ्रू आपका क्या बनता है, जब आपका एमिनो एसिड्स बनती है, 20 एमिनो एसिड्स की चेन मिलकर के बनाती है, प्रोटीन बनाती है हमारे शरीर में। अच्छा, आगे क्या लिखा है देखो, आगे जो पूरा फ्लूइड है उसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, तो ये जानते हैं आप, ये क्या करता है आपका, ये पावर हाउस होता है, ठीक है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। हमारे अंदर जो पावर होती है, जो एनर्जी होती है, उसे कौन प्रोड्यूस करता है, माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें भी कौन से करते हैं, तो एटीपी करते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके बारे में मैंने पढ़ा रखा है। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट का जब क्या होता है आपका, जब इसका क्या कहते हैं, हाइड्रोलाइजेशन करते हैं, या हाइड्रोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू क्या करते हैं, जब H2O को जोड़ते हैं पानी को, तो ये किस में टूट जाता है आपका, फॉस्फेट आयनिस से टूट जाता है, और ये एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में क्या होता है, बदल जाता है। और एक आता है आपके वैक्यूल्स। तो वैक्यूल्स दोनों में होते हैं, पर याद रखना एनिमल्स में क्या होते हैं, छोटे होते हैं, और आपके प्लांट्स में क्या होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। अच्छा, अब देखिए ये आपकी कौन सी, ये आपकी, इससे पहले ये वाली थी ना आपकी, जो रेड कलर की दिख रही थी, रेड कलर की कौन सी थी, एनिमल सेल थी, ठीक है ना। मतलब ये कैसी थी आपकी, एनिमल सेल, ठीक है ना, कोशिका, एनिमल कोशिका थी, एनिमल, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मैं जानवर तो नहीं बोलूंगा, जंतु, हाँ जंतु कोशिका, सॉरी जंतु कोशिका। और अब ये कौन सी आपकी, पादप कोशिका। तो लिखा हुआ देखो, इसमें कौन कौन से सेल वॉल आ जाती है। अब ये किस में नहीं होती, एनिमल सेल में नहीं होती। ये सेल शेप को क्या करती है, मेंटेन करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन लगी होती है, उसमें भी होती है। साइटोप्लाज्म होता है, उसमें भी होता है। सेंटर, ये देखो ना, सेंट्रल वैक्यूल कितना बड़ा है। तो ये क्या करता है देखो, फिल्ड विद द सेल शेप
दैट मेंटेन द प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल। प्रेशर क्या करता है, प्रेशर को मेंटेन करता है। साइटोस्केलेटन आता है, ये आपके क्या होते हैं, माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं, इंटरमीडिएट्स होते हैं, फिलामेंट, माइक्रोफिलामेंट्स। ये क्या करते हैं, एक दूसरे जो आपके क्या होते हैं कंपोनेंट होते हैं उन्हें अलग अलग करता है। क्लोरोप्लास्ट होता है इसके अंदर, ये क्या करता है, ये वो साइट है जहां पर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी स्टार्ट होती है। क्लोरोफिल आपका क्या होता है, जनरेट होता है। प्लास्टिड होते हैं आपके, तो ये क्या होते हैं, स्टोर पिगमेंट्स होते हैं। पैरोक्सीसोम होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। गोल्जी एपरेटस अभी बताया था, प्रोटीन को बनाने में काम करता है। राइबोसोम होता है आपका, ये राइबोसोम क्या करता है आपका, जब आपका क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, रफ वाले के साथ चिपक जाता है। स्मूथ वाले में क्या होता है, राइबोसोम चिपकता नहीं है। न्यूक्लियस होता है अंदर की तरफ, बताते हैं कंटेन द क्रोमेटिक एंड द न्यूक्लियर डेवलपमेंट एंड द न्यूक्लियस एज एन एनिमल सेल। सेम काम करता है आपका इसमें भी। तो ये पूरी प्रोसेस है, ये दिखा रखा है मैंने। अच्छा अब देखना, यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल्स में दोनों में राइबोसोम होता है। दोनों सेल्स में आपका क्या देखने को मिलता है, राइबोसोम, मतलब प्रोटीन बनता है। बात समझ में, दोनों में आपकी सेल वॉल भी होती है, सेल मेम्ब्रेन भी होती है, ये थोड़ा याद रखना। बस इसमें फ्लैजेला होता है, कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर होता है, सारी चीज़ बता चुका हूँ। अच्छा अब देख लीजिए, ये आपका ना ये वाली चीज़ देखो, ये जो न्यूक्लियस के पास वाली चीज़ है ना, ये आपका कौन सा, ये देखने को मिल रहा है, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बात समझ में आ गई। दो तरीके का होता है, एक होता है स्मूथ और एक होता है आपका कैसा, आपका रफ। रफ वाले में क्या होता है कि आपका राइबोसोम कनेक्टेड हो, ये आपको दिख रहे हैं ना पॉइंट पॉइंट टाइप के, ये राइबोसोम है। ये आपका क्या न्यूक्लियस है, ये वाला पार्ट कौन सा, न्यूक्लियस है, और ये उसके अंदर भी कौन सा, न्यूक्लियोलस है। तो ये याद कर लेना। अच्छा देखो, मैंने अभी बताया हमारी जो सेल्स होती है तो एटम से मिलकर बनी होती है। सेल से क्या बनती है, आपकी टिश्यूज बनती है। सेल से क्या बनती है, देखो टिश्यूज बनती है, तो मैं यहाँ लिख दूँ, सेल से, हमारी सेल से क्या बनती है, टिश्यूज। उत्तक बनते हैं किन से, कोशिकाओं से। टिश्यूज से ऑर्गेनेल्स बनते हैं, छोटे छोटे आपके ऑर्गेनेल्स बनते हैं। इन ऑर्गेनल से मिलके आपका ऑर्गन बनता है, कोई भी ऑर्गन बन जाएगा। और ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम। यार स्पेलिंग हो सकती है मिस्टेक कर रहा हूँ मैं, ऑर्गन ठीक है ना, सही लिख रहा हूँ, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम से हमारी क्या बन जाती है, तो पूरी बॉडी बन जाती है। देख लो ये पूरा देखो लिखा, ये लिखा हुआ है आपका क्या है, सेल है, ये सेल है, और इससे टिश्यूज़ बनी, टिश्यूज से आपका क्या बन गई, आपके क्या बन गया, ऑर्गेनल्स बन गए अलग अलग, और फिर क्या बना, ऑर्गन्स बन जाते हैं। जैसे आपका लीवर बन गया, आपका स्टमक बन गया, आपकी क्या बन गई, आंतें बन गई, तो ये बन गई, तो ये ऑर्गन तैयार हो गए, और पूरा क्या बन गया, एक ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम किसका पार्ट होता है, हमारी बॉडी का होता है। इस तरीके से याद कर लो। तो देखो मैंने बता रहा था कि न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस तो सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर ही आपका थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होता है ना, क्रोमेटिन बोलते हैं जिसे, उसी से आपका क्या बनता है, क्रोमोसोम, गुणसूत्र बनते हैं। इनके बिल्कुल कोनों पर लगा होता है टेलोमर, और इसी के थ्रू आपका क्रोमोसोम के थ्रू डीएनए बनता है, ठीक है ना, जो डबल हेलिकल सिस्टम होता है आपका। अब क्या होता है कि इसमें जो आपका क्या होता है, ग्रुप लगे होते हैं, जो बेस पेयर होते हैं। तो ये पढ़ाया होगा आपने, मतलब आपको टीचर ने पढ़ाया होगा ये, कि जो डीएनए होता है उसमें 4 होते हैं आपके बेस पेयर। एक होता है एडेनिन, एक होता है ग्वानिन, एक होता है साइटोसिन, एक होता है आपका थाइमिन, ठीक है ना। ये थाइमिन की जगह आपका क्या आ जाता है, यूरेसिल आ जाता है आरएनए में। ये होता है एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। मैंने इस तरीके से याद कर रखा है कि डीएनए का याद करना है तो ये हो जाता है आपका AU ना ATCG। ऐसा क्यों याद किया मैं बता देता हूँ। और एक मैंने इसका याद कर रखा है, इसका याद कर रखा है, मतलब आरएनए का AUCG। ये इसलिए याद कर रखा है, आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे एडेनिन फिर ग्वानिन है फिर साइटोसिन और फिर थाइमिन है, पर मैंने कैसे याद कर रखा है, एडेनिन फिर थाइमिन फिर आपका कौन सा, आपका साइटोसिन और फिर ग्वानिन। होता क्या है कि अगर कोई पूछा जाता है ना कि डीएनए में, तो डीएनए में क्या होता है कि एडेनिन और थाइमिन में क्या होता है आपका डबल बॉन्ड होता है, और जो आपका कौन सा होता है, साइटोसिन और ग्वानिन होता है, उसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसी तरीके से यहाँ पे भी एडेनिन और यूरेसिल के बीच में आपका कौन सा होता है, डबल बॉन्ड होता है, और आपका साइटोसिन और ग्वानिन में कौन सा ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये पूछा जाता है पेपर में, ठीक है ना। तो ये स्ट्रक्चर है आपका किसका, डीएनए का और फिर आरएनए का। अच्छा दूसरी बात है कि जब डीएनए में रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है, डबल हेलिकल सिस्टम किसने दिया था, वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर आती है ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। 2 प्रोसेस होती है, एक ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होती है और एक होती है ट्रांसलेशन। मैंने ऐसे याद कर रखा है, दोनों में ट्रांस तो है ही। ये सी है, यहाँ पे क्या क्रिप्शन है ना, सी, और यहाँ पे क्या एल। अब मुझे बताओ पहले सी आता है अल्फाबेटिकली कि कौन एल आता है, तो पहले सी आता है, तो मैंने ऐसे याद कर रखा है। डीएनए का क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू वो किस में चेंज होता है, आपका आरएनए में चेंज होता है, मतलब खुल जाती है, ठीक है ना, ये खुल जाता है। और आरएनए से फिर क्या बनता है बेटा, प्रोटीन बनता है। क्या बनता है, प्रोटीन। बात समझ में आ गई। तो पूरी प्रोसेस याद रखना, डीएनए फिर आरएनए फिर प्रोटीन। कौन सी प्रोसेस, डीएनए टू आरएनए कौन सी, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। आरएनए टू प्रोटीन कौन सी, ट्रांसलेशन प्रोसेस। रिवर्स अगर पूछा जाएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, आरएनए से डीएनए फॉर्म्ड हो जाता है, तो ये याद कर लेना। अब देखो, अब बात करते हैं किसकी, आरएनए की फॉर्म, आरएनए की बात करते हैं। डीएनए से आरएनए, आरएनए से बनना आपका प्रोटीन। तो आरएनए 3 तरीके का होता है मेनली। एक होता है मैसेंजर आरएनए, जो मैसेज भेजता है कि भाई प्रोटीन बनाना है। राइबोसोम आरएनए, जो क्या करता है, अपने अंदर राइबोसोम को लेकर चलता है कि भाई हाँ प्रोटीन मैं ही तो बनाऊंगा। और ट्रांसफर आरएनए, जो क्या करता है, ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब राइबोसोम में मैंने उस समय बताया था ना, एक आपका स्मॉल सब यूनिट होता है, जिसको कितने का होता है, 40s का होता है आपका, जो किसको दिखाता है, आपका
ये दिखाता है किसको, आपका आरआरएनए को दिखाता है। और लार्ज सब यूनिट होती है तो मैंने बताया वो किसको दिखाता है, प्रोटीन को दिखाता है। और ये मैसेंजर आरएनए क्या कर रहा है, ऐसे क्या कर रहा है, आपका ट्रांसफर करेगा तो राइबोसोम बनना स्टार्ट हो जाता है। आप ये देख रहे हो, ये जो चीज़ है ये बिल्कुल जैसे शतरंज की जो आपकी क्या होती है, वो होती है जैसे जो सैनिक होते हैं आपके, तो ये देख रहे होंगे 3 कॉर्डन फॉर्म में होती है। जब ये आपका ये खुलता है ना, कौन सा, देखो यहाँ पे देखो, जब आपका डीएनए आरएनए में चेंज होता है तो ये पैटर्न देख रहे हो आप, ये आपके क्या बेसिस है जो आपके क्या लगे हुए थे, ये देखो ये लगे हुए थे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन और ये क्या यूरेसिल। याद रखना डीएनए और आरएनए, तो थाइमिन किस में चेंज होता है, यूरेसिल में चेंज हो जाता है। बाकी तीनों कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं, पूछा जा सकता है। तो डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। अब देखो यहाँ पर देखो, ये खुल गया, खुल के 3-3 का पैटर्न पकड़ता है, कितने का, 3 का, और रैंडमली पकड़ता है। ऐसा कुछ नहीं कि पर्टिकुलर क्या होगा कि सेट होगा एक कि भाई यही 3 पकड़ने, यही 3 नहीं, रैंडमली, ठीक है ना। तो रैंडमली पकड़ा जाता है। और 3 का जो ये होता है ना, 3 आपके जो क्या होती है, ये आपके जो ग्रुप होता है, बेस ग्रुप होता है, इसमें 3 का जैसे फॉर्मेशन होता है, ये कोडन बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, कोडन बोल देते हैं। ये याद रखना आप लोगों ने। अब देखो यहाँ पर पूरी प्रोसेस लिखी, आरएनए, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या यूरेसिल बेस पेयर है। उसके बाद क्या होता है, ये खुल गया। खुलने के बाद क्या होता है कि मैसेज डाला जाता है कि भाई अब प्रोटीन बनाना स्टार्ट करो। कौन बनाएगा, राइबोसोम आरएनए स्टार्ट हो जाएगा और फिर उसके बाद आपका ट्रांसफर करना स्टार्ट कर देगा प्रोटीन मेकिंग के लिए। तो ये पूरी प्रोसेस है, देख लो, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, ये पूरा बन रहा है। देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर इस तरीके का था, उसके बाद आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर इस तरीके से बना, फिर टर्सरी बना और फिर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन गया और ये प्रोटीन आपका बन जाता है। बिल्कुल कैसा होता है, ये उलझा हुआ आपका रूप देखने को मिलता है यहाँ पे। अच्छा, अब बात करते हैं फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन की। होप कि राइबोसोम आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया, एक दो बार और देखो, ये पूरा छप जाएगा आपके दिमाग में। अब आता है फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन जो आपका आता है। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है भाई, फोटोसिंथेसिस होता है आपका ये दिन के टाइम पे, अगर मैं प्लांट्स की बात करूँ, और रेस्पिरेशन होता है किसमें, आपका रात के टाइम पे प्लांट्स में। तभी तो बोलते हैं कि दिन के टाइम पे क्या करते हो, आपका ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते किसको, किसको लेते हैं, CO2 को लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और क्या छोड़ देते हैं, O2 को। पर उल्टा होता है रेस्पिरेशन, आप O2 लेते हैं, CO2 छोड़ देते हैं, ये तो होता है। तो ये पूरी प्रोसेस चल रही है। यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। पर ऐसे याद करना है। और होती कैसे, इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है आपकी। तो ये इक्विलिब्रियम कंडीशन ऐसी होती है कि आपका यहाँ पर जो देखने को मिलता है, ये साइन जो आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये रिवर्सिबल है। ये कैसी इक्वेशन, रिवर्सिबल। 6CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 और बोलते हैं H2O, वाटर के भी 6। ये मॉलिक्यूल जब मिलते हैं तो फोटोसिंथेसिस, सोलर एनर्जी के उसमें प्रेजेंस में, मतलब सन एनर्जी के प्रेजेंस में क्या करते हैं, ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, C6H12O6 का निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त करते हैं। बात समझ में आ गई। सेलुलर रेस्पिरेशन उल्टा चलता है भाई, सांस लेना। तो हम क्या करते हैं, देखो ऑक्सीजन लेते हैं, ग्लूकोज ब्रेक करता है, ब्रेक किस में करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और किसमें, वाटर में। तो उल्टा चलता है आपका। इसमें क्या होता है, आपका ATP जो मॉलिक्यूल्स होती है, मतलब एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, बताया था मैंने कि ये आपकी क्या होती है, एनर्जी करेंसी होती है। क्या होती है, एनर्जी करेंसी। हमारे शरीर में जो ऊर्जा है उसकी करेंसी है। ये खर्चा होता है जब हम एनर्जी क्या करते हैं, लगाते हैं, हम भाग रहे हैं, हम चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ATP आपकी खर्च होती है। तो ATP ही जनरेट होती है। तो उल्टा जब चलता है सेलुलर रेस्पिरेशन, ये हमारे अंदर होता है भाई। जो आपके कौन होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस थोड़ी नहीं चलता, उनमें तो चलता है आपका सेलुलर रेस्पिरेशन है। 6CO2 प्लस C6H12O6, आपका 6CO2 निकाल देता है, 6H2O निकाल देता है, ATP क्या होती है, जनरेट हो जाती है, हीट आपकी प्रोड्यूस हो जाती है। पर प्लांट्स में तो दोनों होते हैं ना भाई। प्लांट्स में आपका दिन के टाइम पे तो वो फोटोसिंथेसिस करता है और रात के टाइम पे सेलुलर रेस्पिरेशन कर देता है। तो ये था आपका, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो होप कि आपके समझ में कि अगर प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाएगा तो याद रखना राइबोसोम से। राइबोसोम बनते कहाँ हैं, तो वो जो आपका न्यूक्लियोलस होता है, आपका जो केंद्रिका होती है, वहाँ से जो आपका क्रोमेटिन होता है, वहाँ से क्रोमोसोम बनता है, क्रोमोसोम से आपका क्या बनता है, DNA बनता है, फिर RNA बनता है, फिर प्रोटीन का निर्माण होता है। तो काफ़ी लंबी प्रोसेस है। अब ऐसे नहीं कि यार इतना ज़्यादा कौन याद करेगा। अगर उसने क्वेश्चन फंसाया ना, अगर उसने थोड़ा सा, मतलब आप रट रहे हो, एक क्वेश्चन रटा आपने कि यार ये पिछले उसमें आ रखा था, रट रहे हो। और मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब में कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, पेपर दिखा, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर लिखा, आंसर लिखा, आंसर लिखा, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपका। आप सिर्फ रट पाओगे। क्वेश्चन अगर उसने फंसाया ना तो बस आप नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को, ठीक है ना। और हल्के फुल्के क्वेश्चन सब करते हैं, टफ क्वेश्चन ही नहीं कर पाएंगे, याद रखना। तो बहुत जरूरी, पूरी प्रोसेस को समझो। प्रोसेस को समझ जाओगे, 1-2 बार 3 बार पढ़ लोगे तो जिंदगी और पढ़ने की जरूरत नहीं, बार बार पढ़ेगी आपको, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देख लीजिए, देखो पहला क्वेश्चन में लगभग आपका 30 मिनट लग गया एक ही क्वेश्चन में। अभी ऐसे कई क्वेश्चन है आपके। अगर ये नहीं हो पाएगा ना, जैसे मान लीजिए 10 क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे अगर आपके इस वीडियो में, मैं कोशिश करूंगा 1 घंटे के अंदर लाने की, पर नहीं भी होगा, मैं दो पार्ट में ला दूंगा, ऐसे क्या दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखते हैं। द सेल वॉल ऑफ अ प्लांट इज कंपोज। अब मैंने बताया था सेल वॉल होती कि नहीं होती, सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है।
ठीक है ना। सेलुलोज एक ऐसा होता है ना, जैसा मैं बता देता हूँ, जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई भी पौधा है उसके आप एक क्या वो टहनी तोड़ दो तो फिर उग जाती है, हमारे अंदर होता है ऐसा क्या, इंसान में होता है क्या, उंगली तोड़ दी और उंगली आ गई, नहीं। तो ये सेलुलोज कर सकता है, ये कर सकता है, फाइबर्स को फिर से बना सकता है, टिश्यू को फिर से जनरेट कर सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स आपको पता है, कार्ब्स होती हैं आपकी, वसा होती है, लिपिड्स होती हैं, फैट के लिए होता है। लिपोप्रोटीन भी क्या होता है आपका, प्रोटीन प्लस लिपिड्स होता है। लिपोप्रोटीन तो कौन सी कंडीशन होती है, जब आपका प्रोटीन तो किसके साथ मिक्स होता है, जैसे प्रोटीन रिलीज होता है, जैसे अमीनो एसिड से क्या होता है प्रोटीन बनता है आपका, तो उसके साथ जब आपकी क्या जुड़ जाती है, बोल सकते हैं फैट जुड़ जाता है, तब उसे लिपोप्रोटीन बोलते हैं। अच्छा, एक पौधे की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। अब बताओ क्या होता है, क्वेश्चन आपने इतना याद करना होता है ना पेपर में। एक कौन सी होती है भाई, जो आपका क्या होती है सेल वॉल होती है किसकी, प्लांट की, वो किसकी बनी होती है, या जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज। खत्म, ऐसा नहीं करना, पूरा पढ़ना है। देखो क्या लिखा हुआ है, देखो लिखा हुआ है, प्लांट सेल वॉल्स आर प्राइमरली मेड ऑफ द सेलुलोज। सेलुलोज इज द मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑन द अर्थ। ये सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला क्या आपका मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो मतलब ज्यादा मात्रा में हमारी धरती पर। सेलुलोज फाइबर आर लॉन्ग, कैसे होते हैं, लॉन्ग होते हैं, लीनियर होते हैं, पॉलीमर्स ऑफ द 100 ऑफ द ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अभी पॉलीमर क्या होता है समझाता हूँ अभी आगे देखो। द फाइबर एग्रीगेट इनटू द बंडल्स ऑफ द अबाउट द 40 विच आर कॉल्ड द माइक्रोफिब्रिल्स। कार्बोहाइड्रेट आर द सुगर्स, स्टार्च एंड द फाइबर फाउंड इन द फ्रूट्स, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, सब में, मिल्क प्रोडक्ट सब में पाया जाता है। आपका कौन सा आपका कार्बोहाइड्रेट्स अगर देखा जाएगा, अगर सेलुलोज है पार्ट किसका, कार्बोहाइड्रेट ही तो है, पर कैसा है आपका पॉलीसैक्राइड है ना। पॉलीसैक्राइड मतलब अभी समझाऊंगा आगे, ठीक है ना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं बता दूंगा। एक मोनोसैक्राइड होता है, डाइसैक्राइड होती है, पॉलीसैक्राइड की होती है, शुगर होती है आपकी, एक हिसाब से कार्बोहाइड्रेट एक टाइप की शुगर ही है आपकी। अ कार्बोहाइड्रेट इज अ बायोमोलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ सी होता है, एच होता है, ओ होता है, ठीक है ना। लिपिड्स आर, अब देखो लिपिड्स के बारे में देखो, लिपिड्स आर द मॉलिक्यूल दैट कंटेन द हाइड्रोकार्बन्स एंड मेक अप द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द लिविंग सेल्स। A lipid is a biomolecule that is soluble in the non-polar solvents. A lipoprotein is a biochemical assembly whose primary function is transport the hydrophobic lipids, also known as the fat. देखो लिपिड्स को क्या बोला जाता है, फैट्स बोला जाता है, वसा बोला जाता है, वो बोला जाता है आपका फैट बोला जाता है। लिखा मॉलिक्यूल इन द वाटर एंड ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द ट्राइग्लिसराइड एंड द कोलेस्ट्रॉल सेंटर surrounded by the phospholipids outer cell with the hydrophilic portion oriented outward toward the surrounding waters and the lipophilic portion oriented inward toward the lipid center। अब मुझे पता है आपके कुछ समझ में नहीं आया, समझना भी नहीं था, पर इतना समझ जाओ, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना उसमें 3 चीज़ें होती हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। किस रेशियो में होती है, N 2N और N। मतलब अगर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो इस तरीके से होता है CnS2nOn, मतलब 1:2:1 के रेशियो में आपका क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनती होती है। तो पहला जो कार्बोहाइड्रेट्स का आपका बनता है वो बनती है मोनोसैक्राइड, होती है शुगर ही है आपकी, क्या होती है एक टाइप की शुगर है, कार्बोहाइड्रेट एक टाइप की शुगर है। तो पहले होती है मोनोसैक्राइड, मोनोसैक्राइड मतलब सिंगल, आपकी क्या होती है सिंगल शुगर होती है। इसका फॉर्मूला सबका एक ही जैसा होता है, स्ट्रक्चर अलग होगा है, देखो फॉर्मूला एक होगा पर मैं बोल रहा हूँ स्ट्रक्चर अलग होता है, संरचना अलग होती है, सबका फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, ग्लूकोज का भी, फ्रक्टोज का भी और किसका, गैलेक्टोज का भी। बात समझ में आ गई, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और कौन सा, गैलेक्टोज। डाइसैकेराइड होती है जिसमें 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लिंक्ड होते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है ना, इसका फॉर्मूला होता है, होना तो क्या चाहिए आपका 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 और आपका ओ कितना होता है 6 दूनी 12 हो जाना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। इसमें क्या होता है कि जैसे ये डबल में आपका चेंज होता है ना, मोनोसैक्राइड डाइसैक्राइड में चेंज होती है, एक H2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है। उससे क्या होता है कि ये तो आपका कितना होता है C12 H22 और O11, ये फॉर्मूला बन जाता है। अब देखो क्या निकला बाहर, तो आप देख रहे होंगे C12 अपनी जगह कितना, कार्बन तो कंप्लीट है, मतलब दुगना हो रहा है ना, तो 6 दूनी 12, H12 की जगह 24 होनी चाहिए, पर कितने रह गए 22 रह गए, मतलब 2 हट गए, तो मतलब यहाँ 2 ये हट गए, तो ये आगे देखो कंप्लीट हो गया। और O कितने थे, 6 दूनी 12 होना चाहिए था ना, ऐसा होना चाहिए था ना, देखो 12 दूनी 24, नहीं सॉरी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और ये कितना होना चाहिए था आपका, ये होना चाहिए था आपका 12, पर 12 की जगह देखो 12 ये तो कंप्लीट है, H 24 की जगह 22 है तो 2 इधर रख दिए मैंने, और O कितना 12 की जगह 11 है तो 1 O इधर आया, तो मतलब क्या निकल जाता है, पानी बाहर निकल जाता है आपका, ठीक है ना। तो डाइसैकेराइड होती है तो उसमें आती है माल्टोज, सुक्रोज और लैक्टोज। अब एक चीज याद रखना, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनती है, माल्टोज शुगर बनती है। फ्रक्टोज प्लस ग्लूकोज मिलकर क्या बनती है, सुक्रोज बनती है। गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज बनकर क्या बनती है, लैक्टोज। लैक्टोज होती है आपकी मिल्क शुगर, जो किस में होती है, आपकी मिल्क में होती है। अच्छा, पॉलीसैकेराइड क्या होती है भाई, इसमें मैनी शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक नहीं दो नहीं, और ये क्या होती है बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें स्टार्च होता है आपका, ग्लाइकोजन होता है आपका, सेलुलोज होता है, देख लिया। तो सेलुलोज क्या है, पॉलीसैकेराइड आपका कार्बोहाइड्रेट्स है। यहाँ पर देख लीजिए, देखो जैसे ये ग्लूकोज को उसने पीले में दिखा रखा है, और फ्रक्टोज को किस में दिखा रखा है, आपका नारंगी में दिखा रखा है, गैलेक्टोज को उसने हरे में दिखा रखा है। तो ये तो ग्लूकोज, ऐसे देखो ये ग्लूकोज लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जी लिख देता हूँ। अब देखो गैलेक्टोज क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जी है, तो ये भी जी है, तो ये क्या हो जाता है, देखो ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज बन गया, ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ थोड़ा दिमाग में रखना कि अगर पूछा जाता है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ करके सुना, ये ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज बनता है,
और ग्लूकोज प्लस आपका फ्रक्टोज के बनता है, सुक्रोज बनता है, ये याद कर लेना। तो ये सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स हैं आपके। लिपिड्स क्या होता है, तो ये भी CHO ही होता है। क्या होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। पर जो एस एटम्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं कार्बन के और ऑक्सीजन के मुकाबले में, जिससे क्या होता है कि लिपिड्स में ज़्यादा एनर्जी होती है बजाय कि इनके कार्बोहाइड्रेट्स के। लिपिड्स आर फाउंड इन द ऑल सेल, दे आर इनसॉल्युबल इन द वाटर। वाटर में कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, वाटर में घुलते नहीं है, बट सॉल्युबल इन द नॉन पोलर ऑर्गेनिक। पर किस में सॉल्युबल हो, जैसे ईथर हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, बेंजीन हो गया, फास्फोरस, नाइट्रोजन आपके एटम्स हो गए, उनके साथ क्या कर देता है, ये मिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है, लिपिड्स इनसॉल्युबल इन द वाटर बट सॉल्युबल इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इंक्लूडिंग द डाईथर ईथर, क्लोरोफॉर्म, मैथिलीन क्लोराइड एंड एसीटोन में। एम्फीफेटिक जो देखने को मिलता है, हाइड्रोफोबिक होता है नेचर में। और लिपिड इंक्लूड ये कौन कौन से होते हैं, फैटी एसिड्स होता है, डाइग्लिसरॉल होता है आपका, ठीक है ना। स्पाइंगो बोल सकते हैं आपको, कौन सा होता है, स्पाइंगो लिपिड्स होते हैं आपके, ठीक है ना। फोस्फोग्लिस बोल सकते हैं, साइग्लिसरॉल होता है आपका, ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं आपके, लिपिड सॉल्युबल विटामिन होते हैं आपके, कई सारे ये पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। साइक्लिक फॉर्म होती है, तो कोलेस्ट्रॉल हो गया, स्टेरॉइड हार्मोन्स हो गए, बाइल एक्सिड हो गए, तो ये आपकी साइक्लिक फॉर्म में देखने को मिल सकते हैं लिपिड्स। तो डाइसैकेराइड मैंने बता दिया, देखो सुक्रोज जो बनता है वो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से बनता है, लैक्टोज जो बनता है गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज से बनता है, माल्टोज जो बनता है वो बनता है ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से। अब बोलोगे याद कैसे करेंगे, देखो लैक्टोज को तो याद कर लोगे, उसमें गैलेक्टोज आता है, टोस याद कर लो। अच्छा, सुक्रोज को इस तरीके से याद करना कि उसमें आपका फ्रूट भी आएगा, सुक्रोज जो होगा ना, सुक्रोज उसमें फ्रूट आएगा। तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज तो तीनों में होता है, याद रखना, ग्लूकोज तो तीनों में होगा, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं। जैसे फ्रक्टोज आएगा तो इस तरीके से याद कर दो, कैसे, फ्रक्टोज को किससे कनेक्ट कर दो, सुक्रोज से, बात समझ में आ गई। और माल्टोज को कर दो किसके साथ, माल्टोज नॉर्मल है, माल्टोज कैसी होती है, नॉर्मल शुगर होती है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज होता है, खत्म। अच्छा, यहाँ पर देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है कि तीनों में अंतर क्या होता है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, तीनों टाइप की शुगर में अंतर क्या होता है भाई। अब मैंने अभी तो बताया, ये आपका क्या होता है, सिंगल शुगर होती है, ये कैसे होती है, डबल होती है, ये कैसे होती है, मैनी होती है। ये वाटर सॉल्युबल होती है आपकी, जो आपकी कौन सी होती है, मोनोसैकेराइड। दूसरी में वाटर सॉल्युबल होती है, पानी में मिल जाती है। तीसरी नहीं होती, पॉलीसैकेराइड आपकी इनसॉल्युबल होती है वाटर में। अच्छा, मोनोसैकेराइड होती है, टेस्ट में कैसी होती है भाई, तो ये मीठी होती है, ये भी कैसी होती है, मीठी होती है, पर इनका टेस्ट कैसा होता है, मीठा नहीं होता, फीकी होती है। अच्छा, इसमें क्या होता है, मोनोसैकेराइड में ये रिड्यूस करता है शुगर को, ये भी क्या करता है, रिड्यूस करता है, और इसमें कोई रिड्यूसिंग नहीं देखने को मिलती। इसमें क्या होता है, सिंगल मोनोमर होता है, सिंगल, इसमें 2 मोनोमर्स होते हैं, इसमें कई सारे होते हैं। इनका जो शेप होता है, सिंपल, लीनियर और अनब्रांच्ड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसमें भी सिंपल, लीनियर और अनब्रांच्ड होता है, पर इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें सिंगल रिंग स्ट्रक्चर बनता है, इसमें 2 रिंग बनता है, इसमें मैनी रिंग्स बनते हैं, खत्म। आसान था याद करना। लिपोप्रोटीन बता दिया मैंने, लिपोप्रोटीन क्या होता है, लिपिड प्लस प्रोटीन। और क्या होते हैं, जो वाटर में क्या होता है, अनसॉल्युबल होता है, ये याद कर लेना। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन आता है आपका, लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स सो सिमिलैरिटी टू अ प्रोकैरियोटिक सेल। अब देखो, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो सिमिलैरिटी, अब देखो एक चीज याद रखना, ये बोल रहा है कि सिमिलैरिटी किसकी लगती है, किस, अब ये ऑर्गेनल्स की बात कर रहा है, तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के ऑर्गेनल्स है ना, तो इन्हीं से मिलकर तो क्या बनता है, ये जब क्या होता है, सेल से क्या बनता है आपके, मैंने बताया ना, सेल से टिश्यू, टिश्यू से आपके क्या ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से ऑर्गन्स, ऑर्गन से क्या बने आपके ऑर्गन सिस्टम, ये बन जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है, जो बैक्टीरिया वगैरह में पाया जाता है, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम में ये होता है, जो आपका क्या होता है, इसमें क्या होता है आपका, मैंने बताया ना, ये हमेशा याद रखना, न्यूक्लियस क्या होता है इसमें, हमेशा क्या होता है, अब्सेंट होता है, मतलब केंद्रक क्या होता है, हमेशा अब्सेंट होता है, अनुपस्थित होता है। तो ये किसकी तरह शो करता है, तो यहाँ पर ये नहीं पूछा जा रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में होता क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कि दोनों होते हैं, ऐसा नहीं पूछ रहा। वो बोल रहा है कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, ये सिमिलैरिटी किससे शो करता है, तो दोनों से करता है, माइटोकॉन्ड्रिया से भी करता है, क्लोरोप्लास्ट से भी करता है, आंसर बनेगा बोथ से। पर याद रखना, प्रोकैरियोटिक सेल में ना ही क्लोरोप्लास्ट होता है, ना ही आपका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे देखो, हिंदी में पढ़ लेना। अब यहाँ पर देखो, दोनों में अगर देखेंगे तो जो कैरेक्टर होते हैं, तो एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए देखेंगे तो तीनों में प्रेजेंट होता है, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो। राइबोसोम में देखेंगे तो तीनों में 70s आपको देखने को मिलता है। अभी बताया ना, एस स्वेडबर्ग बताया था, ये यूनिट होती है आपकी किसकी, राइबोसोम की। और जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें 70s होता है, जबकि मैंने बताया था कि जो आपकी यूकैरियोटिक सेल होती है उसमें कितना होता है, 80s होता है। बस उल्टा कर देना था, यहाँ पे जो होता है 60 का होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक 60 में आरएनए होता है, और 40% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। इसमें उल्टा होता है, 40% आपका क्या होता है, आपका आरएनए, जो आपका राइबोसोम आरएनए होता है, और बाकी 60% आपका प्रोटीन होता है। याद कर लेना बार बार। रेप्लिकेशन, अब देखो रेप्लिकेशन, जब सेल डिवीजन की बात करते हैं ना, तो 3 तरीके की डिवीजन आएंगी। एक आएगा बाइनरी फिजन, दूसरा आएगा आपका माइटोसिस, तीसरा आएगा मियोसिस, बताऊंगा आगे। तो रेप्लिकेशन तीनों का बाइनरी फिजन के थ्रू होगा। साइज होता है लगभग 1 से 10 माइक्रोमीटर के आसपास तीनों का होता है। अपीयरेंस अगर देखा जाएगा अर्थ में तो बहुत ज़्यादा है, लगभग 1.5 बिलियन ईयर्स अगो इसका अपीयरेंस देखने को मिला था। बहुत पहले देखने को, ज़्यादा बोल रहा हूँ, बहुत पहले से देखने को मिल रहा है प्रोकैरियोटिक सेल का। इसका भी उतना ही, उसका भी उतना ही है।
इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखेंगे तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आपका फाउंड होता है, इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो माइटोकॉन्ड्रिया की इसमें भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है आपकी क्लोरोप्लास्ट की। तो तीनों सेम कैरेक्टरिस्टिक्स क्या करते हैं, शो करते हैं। पर याद रखना प्रोकैरियोटिक सेल में माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट उपस्थित नहीं होता है। तो फिर से वही देखो, प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा मैंने यूकैरियोटिक सेल बता दिया था दोनों के बारे में। तो देख लीजिए अब देखो इनमें कौन कौन सी सेम चीजें, तो जिनमें दोनों तीर आ रहे हैं यहां से और यहां से, तो साइटोप्लाज्म होता है, यहां से डीएनए आ रहा है। अब देखो न्यूक्लियोइड, इसमें न्यूक्लियोइड रीजन होता है जबकि इसमें न्यूक्लियस होता है, और राइबोसोम दोनों में होते हैं भाई। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन मेकिंग के लिए दोनों में होता है, इसमें फ्लैजेला होता है, इसमें नहीं होता। अच्छा देखो, अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की अगर तुलना करेंगे डीएनए, इसमें डीएनए नेक्ड होता है, इसमें क्या होता है डबल बाउंड, ये आपका बाउंडेड होता है प्रोटीन के थ्रू। इसमें सर्कुलर होता है, इसमें लीनियर होता है। सर्कुलर मतलब गोलाकार, इसमें लीनियर मतलब रेखीय। इसमें नो इंट्रॉन्स होते हैं, इसमें इंट्रॉन्स होते हैं। ऑर्गेनेल्स की अगर बात करें इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, देखो प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें होता है। इसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, मेम्ब्रेन बाउंड देखने को नहीं मिलता। सेल मेम्ब्रेन तो होती है, मेम्ब्रेन बाउंड देखने को नहीं मिलता, इसमें मिलता है। इसमें जो आपका 70s राइबोसोम होता है, इसमें 80s होता है। इसमें जो सेल डिवीजन होता है वो बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, रिप्रोडक्शन इसमें माइटोसिस और मियोसिस के थ्रू होता है। आगे पढ़ाऊंगा अभी दोनों के बारे में। सिंगल क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, इसमें क्रोमोसोम जो होता है पेयर्ड होता है। डायप्लॉइड या फिर क्या होगा, मोर होगा। डिप्लॉइड मतलब दो बनाएगा। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड ये कंडीशन पढ़ाऊंगा माइटोसिस और माइटोसिस में। एवरेज साइज जो होता है लगभग 1 से 5 माइक्रोमीटर होता है, इसका 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक है ना, ये बता दिया मैंने आपको, ये देख सकते हैं आप लोग। देखो लिखा हुआ है प्रोकैरियोटिक, देखो डू प्रोकैरियोटिक सेल हैव द माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं होता, डोंट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर, अब होता क्या देखो, प्रोकैरियोटिक ऑन द अदर हैंड डोंट हैव द माइटोकॉन्ड्रिया फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन। अब जैसे यूकैरियोटिक सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोडक्शन के लिए आता है, सो दैट मस्ट रिलाई ऑन देयर इमीडिएट एनवायरनमेंट ऑफ द ऑब्स्टेन यूजेबल एनर्जी। प्रोकैरियोटिक जनरली यूज इलेक्ट्रॉन। अब देखो प्रोकैरियोटिक कैसे निकालेगा भाई, फिर एनर्जी को ये निकलता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो होती है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करके एनर्जी को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कौन, प्रोकैरियोटिक, क्योंकि उसके पास वो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं ना, तो वो तो पावर तो जनरेट नहीं कर पाएगा या एनर्जी जनरेट नहीं कर पाता। उसी तरीके से क्लोरोप्लास्ट होता है या नहीं होता, प्रोकैरियोटिक सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं, तो क्लोरोप्लास्ट तो उसे हरा कर देगा। तो प्लांट में पाया जाता है आपका क्लोरोप्लास्ट, तो ये याद रखना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन विच स्टेज ऑफ द मियोसिस डज सिनेप्सिस टेक प्लेस। तो ये होता है आपका जाइगोटीन में। अब आपके कुछ पल्ले तो पढ़ नहीं रहा होगा, तो मैं समझाऊंगा इसे पूरा। हो सकता है ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी लंबा है, ठीक है ना, तो मैं सारी चीज़ों के बारे में समझाऊंगा। जो लेप्टोलिन हो आपका, कौन सा होगा आपका, पाइकेटीन होगा, मेटाफेज होगा, सबके बारे में बता दूंगा आपको। अभी देखो, अब एक चीज़ याद रखना, जो यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन होता है ना, या सेल डिवीजन जो होता है, तो यहाँ पे देखो लिखा सेल क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ द लाइफ होती है, लाइफ अराइजेस फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, तो ये तो आपको जानते हो। और क्या होता है, एक सेल से दूसरी सेल, दूसरी सेल से तीसरी सेल बनती है, ये सेल डिवीजन का होता है। कितने तरीके की सेल डिवीजन देखने को मिलती है, 3 तरीके की, माइटोसिस, मियोसिस और एमिटोसिस। एमिटोसिस को आपका क्या बोलते हैं, बाइनरी फिजन, इसी को बोलते हैं बच्चों आपका क्या, बाइनरी फिजन। ये किस में देखने को मिलती है भाई, तो बाइनरी फिजन तो आपका प्रोकैरियोटिक सेल में चलता है। किस में चलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में चलता है। और बाकी के मियोसिस और माइटोसिस चलते हैं भाई आपके किस में, ये चलता है आपका यूकैरियोटिक सेल्स, हम में। तो माइटोसिस होता है इक्वेशनल डिवीजन होता है, और क्या होता है सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स बोलते हैं नॉन सेक्स सेल्स होती हैं। जैसे आपने गुणसूत्र पढ़े होंगे, तो टोटल कितने पढ़े, 23 पेयर होते हैं, 23 जोड़े होते हैं, 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल। तो आपने ये जरूर देखा होगा 22 का तो आपका जो होते हैं वो होते हैं आपके कौन से, सोमैटिक सेल्स होती है, सोमैटिक होती है। और एक होती है आपकी कैसे, जैसे बोलते हैं आपका कौन सा, सेक्स सेल। तो 22 मतलब ये आपके 44 हो जाते हैं। और सेक्स में कितना होता है आपका, 2 हो जाते हैं ना, टोटल कितने होते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 होते हैं। अब 2 का भी क्या सीन होता है, 2 का भी क्या होता है, जिन्हें वो सेक्सोम, इन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोसोम्स बोला जाता है, जो क्रोमोसोम निकल के आते हैं गुणसूत्र, तो ऑटोसोम्स होते हैं और ये सेक्सोम होते हैं। तो इसमें 2 निकल के आते हैं ना, कितने निकल के आते हैं, 2। तो मेल में तो कितने होते हैं आपका, एक्स और वाई दोनों होता है, और फीमेल में एक्स एक्स होते हैं। अभी सबने पढ़ रखा है, एक्स एक्स होगा तो फीमेल होगी, एक्स वाई होगा तो लड़का होगा, ये सब जानते हैं। तो 3 प्रोसेस याद रखना सेल डिवीजन की, माइटोसिस, मियोसिस, अमेटोसिस। अमेटोसिस को बोलते हैं बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। माइटोसिस, मियोसिस किस में देखने को मिलता है, यूकैरियोटिक सेल्स में। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ, मियोसिस जो प्रोसेस होती है वो सब डिवाइडेड होती है, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड में। आप बोलोगे कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, नहीं, आप सिर्फ देखो, अभी सिर्फ देखो, और 1-2 बार क्या करना, जब आपके समझ में आ जाएगा मैं फिगर से समझाऊंगा। ये पूरा ये थोड़ी नहीं पढ़ना, ये तो सिर्फ मैं पढ़ूंगा अभी, आपने ये पूरा नहीं पढ़ना है, मैं फिगर्स के थ्रू आपको समझा दूंगा, पर मेरा पढ़ना जरूरी है यहाँ पे। तो लिखा हुआ मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, लिखा हुआ है प्रोफेज फर्स्ट जो आता है आपका, मियोसिस फर्स्ट हैज अ 5 सब डिवीजन आती है। लेप्टोटीन आता है आपका, जाइगोटीन आता है, पैकाइटीन आता है, डिप्लोटीन आता है, और डाइकाइनेसिस आता है। तो जाइगोटीन स्टेज जो होती है ना, वो क्या करता है कि पेयरिंग में लेता है किसको, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को, जिसमें क्या होता है सिनेप्सिस प्रोसेस होती है।
क्या हो गया आपका सिनेप्सिस, क्या होती है भाई, ये कहाँ की प्रॉब्लम आ गई, सिनेप्सिस होती क्या, अभी बताऊंगा आगे चित्र के थ्रू या किनके थ्रू, जो आपका फिगर है उनके द्वारा बताऊंगा। द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम आर कॉल्ड द, जिन्हें बोलते हैं वेवलेंट्स। देयर डेवलप अ स्ट्रक्चर बिटवीन द होमोलोगस क्रोमोसोम कॉल्ड द सिनेप्टोनमल कॉम्प्लेक्स। तो ये तो पढ़ लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इस तरीके से चलता है आपका कि ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो मैं देखो यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें। ये देखो ये पढ़ लेना एक बार। अब देखो यहाँ पे देखो, होमोलोगस होते हैं ना अलग अलग, ये आपके क्या है, ये आपके क्या है, क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम मतलब गुणसूत्र। मियोसिस होता है जब क्या होता है आपका, ये होता है किनके बीच में, जब आपका सेक्सोम्स होते हैं उनके टाइम पे देखने को मिलता है। सिनेप्सिस में क्या होता है कि एक साथ आ जाते हैं, जैसे पिता से आता है और माता से आता है, दोनों से आया, सिनेप्सिस में एक साथ आए। इन्होंने अपना क्या, जो आपका क्या था, डीएनए कोडिंग था, ठीक है ना, जो जीन था उसे क्या किया, एक दूसरे के साथ क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया। जब एक दूसरे से क्या कर देते हैं, एक दूसरे के से क्या कर देते हैं, जो जेनेटिकल कोड है उसे ट्रांसफर कर देते हैं, उसे बोलते हैं फिर क्रॉसिंग ओवर। तो हमेशा पहले सिनेप्सिस प्रोसेस होगी, एक साथ आएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डीएनए जो स्ट्रक्चर है या बोल सकते हैं जेनेटिकल आपका जो क्या मटेरियल है उसे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे, बांट देंगे, तो उसे क्रॉसिंग ओवर बोलते हैं। तो हमेशा क्रॉसिंग ओवर बाद की प्रक्रिया है सिनेप्सिस से, और क्रॉसिंग ओवर से पहले की प्रक्रिया सिनेप्सिस क्या बोलते हैं आपकी, पहले की प्रक्रिया कौन सी, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर से। तो ये पूरा देखो, ये वाला याद नहीं करना। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बताऊँ, नहीं आगे बताऊँगा आपको। तो देखो सिनेप्सिस वर्सेस क्रॉसिंग ओवर, तो लिखा सिनेप्सिस रेफर टू द पेयरिंग ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग द प्रोफेज फर्स्ट में। अब ये प्रोफेज क्या हुआ, ये आगे पता लग जाएगा। अच्छा क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, तो पहले इतना समझो कि सिनेप्सिस में क्या होता है, पास आते हैं, क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है, एक दूसरे के जेनेटिकल मैटेरियल क्या कर देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं। तो क्रॉसिंग ओवर रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ द जेनेटिकल मैटर ड्यूरिंग द सिनेप्सिस। ये तब देखने को मिलता है जब सिनेप्सिस प्रोसेस हो जाती है। अच्छा ये होती है फॉलोड बाय क्रॉसिंग, मतलब इसके बाद कौन सी होती है, क्रॉसिंग ओवर होता है और प्रिसीडेड बाय सिनेप्सिस। इससे पहले क्या होता है, सिनेप्सिस होती है, तो पता ही, ये हमेशा क्योर होगा, सिनेप्सिस याद रखना, पर क्रॉसिंग ओवर जरूरी नहीं है। अच्छा लिखा हुआ है ensure the proper segregation of the homologous chromosome and allow the recombination through the crossing over। यहाँ पे लिखा allow the variation of the allies of the population through the genetic recombination। अच्छा यहाँ पे देखो टू होमोलोगस क्रोमोसोम कम टुगेदर ड्यूरिंग द दिस प्रोसेस, इसमें दो आते हैं, डीएनए पीसेस ऑफ द नॉन सिस्टर क्रोमोटाइड्स। अभी बता दूंगा क्या होता है सिस्टर सेल्स, या जो डॉटर सेल्स होती हैं, सिस्टर सेल्स होती है, मदर सेल्स होती है, सब बता दूंगा। वैसे पहले वाले मैंने बता रखा है, जो पहला वीडियो बनाया था। अच्छा पहले समझो, माइटोसिस मैंने बता दिया और मियोसिस मैंने बता दिया। माइटोसिस में हमेशा दो डिप्लॉयड सेल्स निकलती है, सिर्फ इतना याद करो, दो डिप्लॉयड सेल्स निकलेंगी। दो मतलब इसमें क्या होगा कि दो सेल्स आपकी बाहर निकलेंगी, डिप्लॉयड मतलब दो। इसमें क्या निकलती है आपकी डॉटर सेल्स निकलती, चार हैप्लॉयड निकलती, चार हैप्लॉयड सिंगल। तो देखो लिखा माइटोसिस इज द प्रोसेस ऑफ द सेल डुप्लीकेशन और द रिप्रोडक्शन ड्यूरिंग द विच वन सेल गिव्स द राइज टू द टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। एक सेल से एक जैसी दो सेल्स निकलती हैं, उन्हें माइटोसिस बोलते हैं। हमारे शरीर में जैसे हाथ बना हुआ है ना, हाथ, तो ये किसका बना हुआ है, ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू बना है। सेल से एक सेल से दो बनी, दो से चार बनी, चार से आठ बनी, इस तरीके से बनेंगी। तो ये माइटोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे क्या है कि जितने भी ऑर्गन्स है वो बने हुए हैं। मियोसिस में क्या होता है, जो गुणसूत्र होता है, बच्चे का निर्माण, ये मियोसिस होता है। इसमें क्या होता है, चार हैप्लॉइड सेल्स निकलती है, जैसे यहाँ पे बता रहा ना, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डॉटर सेल्स स्ट्रिक्टली अप्लाइड द टर्म माइटोसिस यूज फॉर द डिस्क्राइब द डुप्लीकेशन एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम। मियोसिस में क्या देखो लिखा, मियोसिस स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ द सेल डिवीजन, स्पेशल टाइप की सेल डिवीजन है दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम। ये तो बढ़ा देती है, ये रिड्यूस कर देती है। अरे पिता से कितनी आनी चाहिए, 46 गुणसूत्र आने चाहिए, और माँ से भी 46 आते हैं। पर होता क्या है कि जब आपका मियोसिस प्रोसेस होता है तो हाफ आप लेता है, यहाँ से भी आप लेता है, यहाँ से भी आप लेता है, तो 23 + 23, तब जो बच्चे में आते हैं वो भी कितने आते हैं, 46 ही आते हैं, ना कि 92। ये याद रखना। तो ये क्या करता है, द क्रोमोसोम रिड्यूस करता है क्रोमोसोम नंबर बाय द हाफ, कितना, हाफ से, क्रिएटिंग द 4 हैप्लॉइड सेल्स, कितनी निकालता है, यहाँ पे याद रखना। ये रट लो कि माइटोसिस में 2 आपकी डाइप्लॉइड क्या निकलती है, डिप्लॉइड सेल्स निकलती है, डाइप्लॉइड सेल्स निकलती है, याद कर लो, ठीक है ना, और इसमें 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलती है, याद कर लो। अच्छा ईच जेनेटिकली डिस्टिंक्ट, एक दूसरे से क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जब एक सेल से दूसरी सेल निकलती है ना, तो उसे बोलते हैं डॉटर सेल्स। एक जैसी दूसरी सेल होगी, एक जैसी दूसरी सेल होगी, उसे सिस्टर सेल्स बोला जाता है, एक जैसी बोल के। जेनेटिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द पेरेंट सेल दैट गिव द राइज टू देम। अब देखो यहाँ पे ये पूरी प्रोसेस मैं आगे बताऊंगा इसे, ठीक है ना। यहाँ पे देख लो, हैप्लॉइड सेल्स है 23 क्रोमोसोम है, डिप्लॉइड में 46 के 46 आते हैं, 46 के 46 आते हैं, याद रखना। माइटोसिस प्रोसेस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये बच्चे का निर्माण नहीं कर रहे, ये उत्तकों का निर्माण, बाकी के जो हमारे क्या होते हैं बॉडी पार्ट्स होते हैं उन्हें बढ़ाता है, ठीक है ना। और मियोसिस में क्या होता है आपका, क्या आता है, ये तो सेक्स से रिलेटेड, आपका इंटरकोर्स से रिलेटेड होता है। तो माता और पिता से कितना आते हैं, हैप्लॉइड सेल्स आती हैं, हाफ हाफ आती हैं, 23 + 23, हाफ
मैटरनल क्रोमोसोम, हाफ पैटर्नल क्रोमोसोम आते हैं। तो ये हैप्लॉइड सेल्स होती हैं और ये कैसे होती है, डिप्लॉइड सेल्स होती हैं। याद रखना इसमें 4 हैप्लॉइड आती हैं, इसमें 2 डिप्लॉइड आती हैं। अच्छा आगे चलो, ये इसमें अंतर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि माइटोसिस 4 स्टेजेस में होती है, मियोसिस जबकि 8 स्टेजेस में होती है। अच्छा ये देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस जो मेल होता है ना उसमें कौन सी प्रक्रिया चलती है, उसमें चलती है स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल में कौन सी चलती है, ओजेनेसिस चलती है। ये ऐसे मैंने जो पहला वीडियो ना उसे देख लेना यार, इसी वाले पीडीएफ इसी वाले मैंने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है कि इसमें आपका ये वंदो रोगो वाले में, तो उसमें मैंने सारा समझा रखा है। तो इसमें क्या होता है कि आपके जो स्पर्म्स बनते हैं 4 स्पर्म्स बनते हैं, इसमें एक ओव्यूम क्या बनता है, हैप्लॉइड बनता है, 3 आपके क्या होते हैं, पोलराइज्ड हो जाते हैं। मियोसिस प्रोसेस 2 में चलती है, मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस सेकंड। 4 प्रोसेस होती है, 1 2 3 4, 4 स्टेजेस में होती है। इसमें कितनी होती है, 4 दूनी 8 स्टेजेस में चलती हैं। कितने स्पर्म बनते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस में कितने बनते हैं, सॉरी यार मैं कहाँ बोल रहा हूँ यार, ये तो उसका था माइटोसिस का। स्पर्म कितनी बनती है, स्पर्म सेल्स कितनी बनती है, 4। अगर पूछा इसमें कितनी बनती है, 1। रेशियो क्या होता है, 4:1। स्पर्मेटोजेनेसिस और ओजेनेसिस का कितना होता है, 4:1 होता है। याद रखना ये पूरी प्रोसेस लिखी हुई है। अच्छा ये क्या है, इनके मतलब लिखे हुए हैं, ठीक है ना, पर मैं यहाँ से नहीं समझाऊंगा आपको, ना ही यहाँ से। अब यहाँ पर देखिए ये तो पढ़ने वाली चीज़ है, ये तो पढ़ लेना, पर मैं बाय फिगर समझाने की कोशिश करूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये सारा आप पढ़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो, सेल साइकिल होती है, याद रखना सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल में पहला आता है G1 आएगा, फिर आएगा S फेज, फिर आएगा G2 फेज, और फिर आ जाएगा माइटोसिस प्रोसेस। कौन से जाएगा, माइटोसिस या मियोसिस, दोनों में से कोई सी भी आ सकती है। G फेज को बोलते हैं गैप फेज, और इसको बोलते हैं आपका सिंथेसिस, संश्लेषण। तो याद रखना पहले G1 फिर S फिर G2, इस तरीके से समझ में आ गया, ठीक है। ये तो आगे लिखा हुआ है, पहले इसे समझाने से पहले अब देखो मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जब कभी भी इस तरीके से चलेंगे ना, देखो यहाँ पर शायद से इस क्वेश्चन में मैं ठीक है, मुझे थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा थोड़ा समझाने के लिए आपको। यहाँ पर ना देखो बाय फिगर समझाऊंगा, ये पूरी चीज़ें पढ़ने की जरूरत मुझे नहीं है क्योंकि टाइम लग जाएगा काफ़ी ज़्यादा, आप पढ़ लेना इसे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे देखो कौन कौन से फेज चल रहे हैं। देखो सेल साइकिल में 4 फेजेस होते हैं, G1 होता है, फिर S होता है, फिर G2 होता है, उसके बाद माइटोसिस प्रोसेस चलती है, उसके बाद माइटोसिस या मेयोसिस चलेगी, और फिर साइटोकाइनिन प्रोसेस के थ्रू वो अलग अलग हो जाएगा। साइटोकाइनिन प्रोसेस वो होती है जिसमें क्या होता है, एक मदर सेल आपकी 2 क्या बोलते हैं डॉटर सेल्स में टूट जाएगी। बात समझ में आएगी, डिप्लॉइड या फिर हैप्लॉइड में टूट जाए, 4 में टूट जाए, तो ये याद रखना। तो यहाँ पर क्या होता है कि G1 G2 जो फेस होता है ना, 2 गैप फेजेस होते हैं, G1 और G2, और एक होता है सिंथेसिस फेज आपका S। फिर उसके बाद जो देखने को मिलता है उसके बाद क्या होता है, जेनेटिकल मेटल क्या करता है, अपने आप को यहाँ पर डुप्लीकेट करता है, अपने आप को क्या करता है, डुप्लीकेट करता है। डुप्लीकेट मतलब समझ रहे हो ना, ठीक है। उसके बाद आता है एम फेज बोलता है माइटोसिस प्रोसेस को, माइटोसिस फेज को बोलते हैं। उसके बाद C फेज आता है, माइटोसिस बोलता है साइटोकाइनेसिस, जिसमें अलग हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो ये याद रखना है आपने, G1 फेज फिर S1 फेज फिर S फेज फिर G2 फिर M फेज। बात समझ में आई। अब देखो यहाँ पे देखो, G1 जो होता है मेटाबॉलिक चेंज प्रिपेयर द सेल्स फॉर द डिवीजन, ठीक है ना, ये प्रिपेयर करता है सेल को डिवीजन करने के लिए। एट अ सर्टेन पॉइंट द रिस्ट्रिक्शन पॉइंट द सेल इज कमिटेड टू डिवीजन एंड मूव इनटू द S फेज। उसके बाद क्या होता है, प्रिपेयर करेगा, उसके बाद S फेज आएगा। जेनेटिकल मैटर ईच क्रोमोसोम नाउ कंसिस्ट ऑफ द 2 सिस्टर क्रोमोटाइड्स। अब बाउट रहते हैं ना क्रोमोटाइड्स क्या होता है, अब देखो इसके बारे में पढ़ेंगे। G2 में क्या होता है भाई, असेंबल द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल, ये आगे बताऊंगा, माइटोसिस एंड द साइटोकाइनेसिस प्रोसेस में। और M फेज में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, माइटोसिस आपका क्या होने लग जाता है, फॉलो करने लग जाता है। उसमें भी आपकी कई सारी प्रोसेस आती हैं, तो ये पढ़ा के आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं, सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए। ये प्रोसेस स्टार्ट हुई, G1 हुई, फिर उसके बाद S हुई, फिर G2 हुई, और फिर कौन सा आ जाता है, M फेज आता है। उसमें कुछ होता है, देखो एक होता है प्रोफेज, एक होता है प्रोमेटोफेज। इसी के अंदर प्रोमेटोफेज मतलब इसके बाद की और मेटाफेज से पहले की, मैंने ऐसे याद कर रखा है, देखो PM@C, मैंने ऐसे याद कर रखा है PM@C। तो P मतलब होता है प्रोफेज, फिर होता है मेटाफेज, फिर होता है एनोफेज, फिर होता है आपका टेलोफेज, और फिर होता है साइटोकाइनिन प्रोसेस। तो प्रोफेज में क्या होता है आगे दिखाऊंगा, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, स्पिंडल फाइबर, यार ये रहने दो अभी, ठीक है ना, मैं बता दूंगा आगे अभी आपको। प्रोफेज, प्रोमेटोफेज, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनिन। आप पहले याद कर लो, ये हो गया ना। कौन कौन सा बोला पहले होता है आपका G1, फिर S, फिर G2, और फिर कौन सा होता है आपका M, होता है ना माइटोसिस। और माइटोसिस में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, PMATC, इसी में देखने को मिलता है। ये चारों देखने को मिली, उसके बाद साइटोकाइनिन प्रोसेस देखने को मिलती है। आगे बताऊंगा आपको, ठीक है ना, ये तो पढ़ने लायक है, ये तो पढ़ लेंगे खैर। अब चलो यहाँ पर, अब देखो,
तो मैं अभी बात बताऊँ कहाँ की कर रहा हूँ, मैं ना ही G1 की बात कर रहा हूँ, ना ही एस फेज की बात कर रहा हूँ, ना G2 के, ना ही माइटोसिस प्रोसेस की बात, सॉरी इन तीनों की बात नहीं कर रहा। इन तीनों में यहाँ पे बात कर चुका हूँ। देखो यहाँ पर जो मैंने बोला था ना, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पे लिखा G1 फेज क्या है कि ये प्रिपेयर करता है सेल को। एस फेज का काम क्या करता है, ये सिंथेसाइज करने की कोशिश करता है कि वो दो सिस्टर क्रोमेटाइड्स में टूटे। G2 में क्या होता है भाई, ये चेंज करता है, असेंबल करता है साइटोप्लाज्मिक मटेरियल की तरफ। अब देखो यहाँ पे, अब देखो माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हुई। माइटोसिस में पहला आता है इंटरफेस, माइटोसिस सॉरी इंटरफेस पहला फेज होता है। इंटरफेस क्या होता है, पहला फेज। एक्चुअल में इंटरफेस जो होता है ना वो G1 एस फेज और G2 फेज, इन तीनों को मिला के कौन सा बनता है, इंटरफेस। याद कर लो, G1 एस फेज और G2 को मिला के कौन सा बनता है, इंटरफेस बनता है। बात समझ में आई। इसमें देख रहे हो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम्स है, और ये देख रहे हो ये इधर की तरफ ये दिख रहे होंगे तुम्हें, दो टॉर्च टाइप की दिख रही होंगी, ये है सेंट्रियोल्स। काम आएगा, देखो अभी याद करो, सेंट्रियोल ये क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये क्रोमोसोम बनाएगा। बात समझ में आई। अब होता क्या है, ये ना पोल्स की तरफ जाने लग जाते हैं, ऐसे इस तरफ जाती है, ये इधर जाएगा इधर जाएगा। देखो यहाँ पे देखो, इंटरफेस हो गया G1, इंटरफेस में कौन कौन सा है, G1 आ गया, S आ गया और G2 आ गया। अब आ गया भाई कौन सा, माइटोसिस प्रोसेस, या आपका जो माइटोसिस प्रोसेस ले लेते हैं। अब माइटोसिस प्रोसेस का कौन सा आ गया, PMATC, याद है PMATC, प्रोफेज आ गया। प्रोफेज में क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स होते हैं टॉर्च लाइक स्ट्रक्चर, ये देखो ये करने लग गए, ये शिफ्ट होने लग गए। एक ये देखो यहाँ पे जनरेट हुए थे ना, और एक किसमें होता है, एनिमल सेल्स में होता है, याद है जब मैंने पढ़ाया था। देखो यहाँ पे दिखाता हूँ मैं पूरा, कहाँ पे था, पीछे था यार काफ़ी, चलो कोई बात नहीं, मैं फिर से दिखा देता हूँ। एनिमल सेल्स, एनिमल सेल्स आ जा भाई, एनिमल 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 एनिमल, चलो 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 चलो, यहाँ पर अरे बहुत ही पीछे आ गया ये तो, शुरुआत में आ गया। चलो यहाँ पे देखो, ये देखो सेंट्रियोल देख रहे हो, इसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना, वो टॉर्च यही है। चलो अब आगे चलते हैं, टाइम भी हो रहा है शायद से, पर कोई बात नहीं, 1-1.5 घंटे में ख़त्म करेंगे इसे, ठीक है ना। ये समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है ना, आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा क्या है बोल सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है ना, कठिन नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड है, बस इतना बोल सकता हूँ। पर अगर आपने याद कर रहे ना, मैंने बाई फिगर याद करता हूँ, पर आपने ये सारा पढ़ना है, याद रखना, जब PDF मैं शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो ये हो गया, टाइम कितना हो रहा है, ठीक है, कर लेंगे, आधे घंटे में तो हो ही जाएगा आगे। तो देखो प्रोफेज में क्या होता है, ये सेंट्रियोल्स आ गए, देखो इस तरफ शिफ्ट होने लगे, अरे ये तो जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमोसोम बनने स्टार्ट हो गए, और ये कभी ये यूनिक है, रेड वाला रेड है और ब्लू वाला ब्लू है, मतलब ये दिखा रहे हैं कि अभी कैसे यूनिक है। बात समझ में आ गई। अब देखो मेटाफेज में क्या होता है, ये बिल्कुल कैसा आ गया, बिल्कुल साइड में आ गया। आगे देखो यहाँ पर इन्हें बोलते हैं सेंट्रियोल्स, यहाँ पर था ना, जैसे देखो ये स्पिंडल फाइबर्स हैं जिनकी वो बात कर रहा था उस समय, नहीं कर रहा था। देखो ये सेंट्रियोल्स है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो, ये लिखा हुआ है सेंट्रियोल्स, लिखा हुआ है। ये अंदर की तरफ कौन सा है, जिसमें क्रोमोसोम बनते हैं, किन से बनते हैं, क्रोमेटिन, एक वर्ड पढ़ा था हमने, क्रोमेटिन। ये क्रोमेटिन, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये बाहर से क्या लगा हुआ है, ये न्यूक्लियस है, दिख रहा होगा शायद से न्यूक्लियस। और ये बाहर की तरफ, और बाहर की तरफ क्या, न्यूक्लियस के बाहर से न्यूक्लियर आपका क्या लगा हुआ है, न्यूक्लियर एनवलप लगा हुआ है। बात समझ में। प्रोफेज में क्या है, स्पाइंडल फाइबर बनने लग गई है, स्पाइंडल फाइबर्स बनने लग गई है। बात समझ में आई। और क्या होने लग गया आपका, देखो अब ये क्या होने लग गया, सेंट्रोमेर की तरफ जाने लग गया। सेंट्रोमेर मतलब अभी इधर की तरफ आएंगे, खींची चली आएंगे। न्यूक्लियस, अब देखो न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, बीच में आ गया। न्यूक्लियस देख रहे थे अंदर था, न्यूक्लियस कहाँ पे आ गया, साइड में आ गया बिल्कुल। और ये क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनने लग गए। और ये बाहर का जो वो इसे बोलते हैं साइटोसॉल बोलते हैं। और अंदर की तरफ ये जो दिख रहे हैं वो कौन सा दिख रहे हैं, तो क्रोमेटिन से क्या बन गया, क्रोमोसोम बन गए। ये प्रोफेज में चलता है, मतलब इंटरफेस में आपका 3 प्रोसेस G1 S और G2 चला। क्रोमेटिन से जैसे क्रोमोसोम फॉर्म हुआ, और क्या बोलते हैं आपका सेंट्रियोल में आपके स्पाइंडल बंडल्स बनने लग गए, या स्पाइंडल फाइबर्स बनने लग गए, तो प्रोफेज में बनने लग गए, ठीक है। फिर आता है मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है कि आपके जितने भी क्रोमोसोम होते हैं वो एक लाइन में आ जाते हैं। क्या जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं। देख रहे हो मेटाफेज में क्या होता है कि ये सेंट्रियोल्स हैं और जितने भी आपके क्या है क्रोमोसोम्स हैं वो एक लाइन में आ गए। बात समझ में आ गई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई और स्पाइंडल फाइबर आपके ये चिपकने लग गए, इस तरफ चिपक गए। अब ये खींचेंगे एक दूसरे को, क्या करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे को। खींचेंगे किस तरीके से, देखो ये एक लाइन में आ गई, तो ये मेटाफेज का काम था कि एक लाइन में लाना। प्रोफेज में क्या था कि ये जो आपके क्या था स्पाइंडल फाइबर, या जो बोल सकते थे आपका क्या था सेंट्रियोल्स थे, ये इस पोजीशन में आना स्टार्ट कर देते हैं। मेटाफेज में क्या था, एक लाइन में सेट हो गए, याद करो एक लाइन में सेट हो गए। एनाफेज में क्या होता है, एनाफेज में होता है अब आपका ये टूटते हैं, ये स्पाइंडल फाइबर इस वाले नीचे वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा, इस बीच वाले से। बात समझ में आई, ये बीच वाले पार्ट को अपनी तरफ खींचेगा। बात समझ में आ गई ना।
और आधा तो ये ले जाएगा, आधा ये ले जाएगा, देखो आधा आधा ले लिया, तो ये होता है एनाफेज में क्या होता है आपका बंट जाता है। क्या हो जाता है? बंट जाता है। एनाफेज का काम होता है बांटना। बात समझ में आ गई? ठीक है। और क्रोमोसोम जब बनता है तो उसे जब उसका हाफ पार्ट होता है उसे बोलते हैं क्रोमाटाइड। क्या बोलते हैं? क्रोमाटाइड। ये याद कर लेना। टेलोफेज में क्या होता है भाई? इसने अपनी जगह खींच लिया और दूसरे वाले ने अपनी जगह खींच लिया। इसके पास देखो, अब देखो दोनों के पास अलग अलग मटेरियल आ गया। देखो माँ बाप से क्या आ गया? अलग अलग। पहले कैसा था? सेम सेम था, फिर टूटा, फिर एक जैसा मटेरियल पहले था, अब कैसा होगा? मिक्सड आ गया। अब इसने अपनी तरफ खींच लिया, इसने अपनी तरफ खींच लिया और ये टूट जाता है। टेलोफेज में क्या होता है? टूट। अब देखो टेलोफेज में ये कंडीशन आती है और इसके बाद जो प्रोसेस है उसे बोलते हैं आपका कौन सा? साइटोकाइनिन। उसमें ना यहाँ बीच से टूट जाएगा और दो सेल्स में बंट जाएगा। सेम, ये अलग और ये अलग। तो ये पूरी पूरी प्रोसेस चलती है आपकी। देखो ये 2 था देख रहे हो ये आपका कितना, ये आपकी कैसी मदर सेल थी, यहाँ पर देखो ये किस में? डिप्लॉयड सेल में, डॉटर सेल्स में टूट गई 2 में। ये तो किस में? माइटोसिस प्रोसेस में। ये किस में? माइटोसिस में है ना। पूरा समझा दिया। देखो प्रोफेज बता दिया आपका, कौन सा बता दिया? मेटाफेज बता दिया आपको, कौन सा बता दिया? एनाफेज बता दिया, टेलोफेज बता दिया। लास्ट में क्या है? जैसे टूट गया ना उसे बोलते हैं साइटोकाइनिन। फिर से बता रहा हूँ, देखो फिर से सुनो। इंटरफेस होता है जिसमें G1 SO G2 आता है, मतलब आपका क्रोमेटिन होता है। क्रोमेटिन अब क्या करने लग जाता है? क्रोमेटिन और सेंट्रियोल्स ये प्रोसेस में आ जाते हैं, एक्टिव फॉर्म में आ जाते हैं। प्रोफेज में क्या होता है आपके? क्या होता है कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं स्पाइंडल फाइबर प्रोड्यूस करने लग जाते हैं और क्या करने लग जाते हैं? इनको एक लाइनिंग में लाने की कोशिश करेंगे, तो प्रोफेज में चलता है। जैसे लाइनिंग में आया वो मेटाफेज हो जाता है। जैसे उसने क्या कर दिया? क्रोमोसोम को तोड़ दिया क्रोमेटाइड में, मतलब 2 पार्ट कर दिए और अलग अलग अपनी तरफ खींचने लग गया। ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपनी तरफ खींच रहा है, एनाफेज हो गया। और जैसे ये सेपरेट कर देता है मटेरियल को, कर देता है सेपरेट कर देता है, इसे टेलोफेज बोलते थे। और जैसे ये टूट जाता है, एक सेल 2 में टूट गई, इसे बोल देते हैं आपका क्या? साइटोकाइनिन। तो देखो माइटोसिस में कितने में टूटा? 2 डॉटर सेल में टूट गया। इस तरीके से मायोसिस में कितने में टूटता है? 4 में टूटता है। कितने में टूटता है? 4 में। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि मायोसिस में 2 प्रोसेस याद है, जब शुरुआत में बताया था, फर्स्ट और सेकंड 2 पोजीशन होती है, इसलिए 4 हैप्लॉइड कंडीशन में टूट जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस थी। देखो शुरुआत में क्या था कि शुरुआत में देखो मैंने बताया इंटरफेस तो अलग से चला। उसके बाद जब मैंने बोला कि आपने ऐसे याद करना है PM एट, ये 4 प्रोसेस होती हैं। तो पहले क्या था? प्रोफेज। ये देखो ना प्रोफेज, ये प्रोफेज है, प्रोफेज है, ये पूरा प्रोफेज चल रहा है। ये तीसरा भी प्रोफेज है। अब देखो ये आ गया मेटाफेज, आ गया एक लाइनिंग में, मेटाफेज आ गया। अब लग गए किनारे लगने, आधा आधा ले लिया। कौन सा फेज है? एनोफेज। लग गए, लगने लग गया, लगने लग गया। अब देखो होने लग गया, मतलब क्या है? पूरा इसने अपना क्या बना दिया? अलग बना दिया, इसने अलग बना दिया। कौन सा आ गया? टेलोफेज। अलग हो गया, कौन सा? साइटोकाइनिन प्रोसेस, साइटोकाइनेसिस। देखो कितना आसान है। और इसमें आप करना, देखो इसमें आप कर लेना, ठीक है ना। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो ये क्वेश्चन था जो थोड़ा सा बड़ा था, 1 घंटे में देखो 4 ही क्वेश्चन हुए अभी। पर अगर एक बार समझ गया ना तो फिर दिक्कत ही नहीं होने वाली। अब देखो ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस एंड द स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड एंड गेट अटैच टू द क्रोमोसोम। अब मुझे बताओ, आप ही बताओ कि कौन से माइटोसिस प्रोसेस में जो स्पिंडल फाइबर थे ना, देखो ये वाले फाइबर कौन सा वाले? ये वाले, ये थे आपके स्पिंडल फाइबर, ठीक है ना, जो बताया था ये वाले, ये जिनमें सेंट्रियोल्स होते हैं। तो जो स्पिंडल फाइबर, अब तो सेंट्रियोल से तो निकलते हैं ऐसे ऐसे इस टाइप की, इस टाइप की निकलती है। ये तो होती है फाइबर्स, स्पिंडल फाइबर आर फॉर्म्ड, आपकी फॉर्म्ड होती है, गेट अटैच टू द क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम से क्या करने लग जाती हैं? आपकी अटैच करने लग जाती हैं। अब बताओ फॉर्म्ड हो गई, अटैच कहाँ पे हुआ था? देखो अटैचिंग कहाँ पे हुई थी? यहाँ पे अटैच हुआ था, देखो प्रोफेज में हुआ था। इंटरफेज में तो होता नहीं, इंटरफेज में तो पहले बनना स्टार्ट कर देता है। स्पिंडल फाइबर वहाँ पे बनती नहीं है। इंटरफेज में तो स्पाइंडल फाइबर बनती नहीं है, प्रोफेज में जाके स्पाइंडल फाइबर आपकी जनरेट होती है। क्या अभी ये कनेक्ट होने लग गई क्रोमोसोम से? नहीं हुई ना, तो प्रोफेज तो है नहीं। देखो जरा कहाँ पे कनेक्ट होना स्टार्ट कर दिया? मेटाफेज में हो गया ना कनेक्ट, यहाँ से कनेक्ट हो गया। और टूटना बिल्कुल, उसने बिल्कुल आधे आधे में तोड़ दिया, वो एनाफेज है। तो अब देखो कितना आसान हो गया, देखो इस क्वेश्चन करना। अब पहले ये टफ लगता आपको, अगर आपने पूरी प्रोसेस नहीं पढ़ी होती, गारंटेड गलत करके आते। अगर टफ क्वेश्चन अगर दे देता ना, गारंटेड गलत है। तो माइटोसिस प्रोसेस है, स्पाइंडल फाइबर है, ये फॉर्म्ड हो गई, तो मुझे पता है PMAT ये 4 होती हैं। पहले वाले में तो फॉर्म्ड होती नहीं है, दूसरे वाले में फॉर्मेशन होता है स्पाइंडल फाइबर का। और अटैच करती क्रोमोसोम से कहाँ पे? मेटाफेज में ही है। अलग कब करती हैं? उस क्रोमोसोम को क्रोमाटाइड्स में, मतलब तोड़ देती है वो एनाफेज में। और बिल्कुल अलग आपका क्या कर देता है? अलग क्या बोलते हैं आपका, जो आपका सेंट्रियोल होता है, अलग सेंट्रियोल, मतलब दोनों अलग सेंट्रियोल अपना अपना क्या ले लेते हैं? क्रोमोसोम मटेरियल अलग अलग खींच लेते हैं, जिससे क्या होता है आपका बाद में वो डॉटर सेल्स में टूट जाएगा। तो वो तो आपकी कौन सी होती है? टेलोफेज होती है। और जब टूट गया तो उसे साइटोकाइनेस प्रोसेस बोलते हैं। तो ये हो गया आपका मेटाफेज। बात समझ में आई? तो प्रोफेज में तो स्पाइंडल फाइबर बनती ही नहीं है, ठीक है ना। ये तो प्रोसेस है शुरुआत की। ये तो वो था जब क्रोमोसोम फॉर्म होता है, केवल क्रोमोसोम्स होता है ना। इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज में आपका इंटर जो आपका रहता है इंटरफेस, इंटरफेस में तो आपका क्या होता है? इंटरफेस में तो आपका क्या रहता है? क्रोमेटिन रहता है, क्रोमेटिन, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। जब ये बन जाता है तो कौन? प्रोफेज।
उसके बाद कौन सा है, जब स्पाइंडल फाइबर बन जाते हैं और क्रोमोसोम से कनेक्ट हो जाते हैं तब कौन सा हो जाता है, मेटाफेज। मेटाफेज के बाद कौन सा होता है, जब वो अलग कर देता है, क्रोमेटाइड्स में तोड़ देता है, एनाफेज। और जब अलग बना देता है, अपना सेपरेट होने लग जाता है, दो सेल्स अलग होनी स्टार्ट कर देंगी, टेलोफेज। और जब अलग हो जाएंगे तब कौन सा है, साइटोकाइनेसिस प्रोसेस। तो ये तो पढ़ा दिया, पढ़ने की जरूरत ही नहीं, देखो अभी पढ़ने की जरूरत थोड़ी नहीं है, तो सारा पढ़ा दिया मैंने। देखो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, प्रोफेज, एनाफेज, टेलोफेज, पढ़ा दिया सब। अब देखो यहाँ पर फिर से देखते हैं, देखो फिर से देखो तो G1 आपका सेल साइकिल, ये बहुत अच्छा देखो फिगर है, तो फिर से पढ़ते हैं। देखो G1 फर्स्ट गैप, फिर आता है आपका सिंथेसिस, फिर आता है आपका सेकंड गैप। तो ये जो ग्रीन में दिख रहा है ना, ग्रीन में, पूरा ग्रीन में, इसे बोलते हैं इंटरफेस। बोला था इंटरफेस में G1 आता है, सिंथेसिस आता है, S आता है, और कौन सा आता है, G2 आता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद माइटोसिस प्रोसेस चलती है 4 पार्ट्स में। पहला होता है कौन सा आपका, ठीक है ना, प्रोफेज, फिर आता है मेटाफेज, फिर आता है एनोफेज, और फिर टेलोफेज, आता है ना 4। और फिर साइटोकाइनेसिस से क्या होता है, अलग हो जाता है। अब चलो आगे देखो, यहाँ पे प्रोफेज आया, तो ये तो इतना तक बताया। प्रोफेज में क्या होता है, देखो ये सेंट्रियोल्स अलग अलग होने लग जाते हैं ना, और ये अपनी तरफ क्या करते हैं, ये देखो क्रोमोसोम फॉर्म्ड हो चुके हैं, सेकंड गैप तक क्रोमोसोम फॉर्म्ड हो जाते हैं, चलना स्टार्ट कर, देखो न्यूक्लियस डिसअपियर। प्रोफेज में न्यूक्लियस क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू द क्रोमोसोम। क्रोमेटिन किस में चेंज हो जाता है, क्रोमोसोम में होता है ना। सेपरेशन ऑफ द सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होने लग जाता है, सेपरेट होने लगा। फॉर्मेशन ऑफ द माइटोटिक स्पिंडल, स्पिंडल आपके बनने लग जाते हैं, स्पिंडल बंडल आपके क्यों लग जाते हैं, स्पिंडल फाइबर आपके बनने लग जाते हैं। बनते कि नहीं बनते प्रोफेज में। अच्छा, मेटाफेज में क्या होता है कि अब जो आपका स्पिंडल फाइबर है वो बन जाता है, और क्रोमोसोम अटैच कर देता है किसके साथ, आपका इनके साथ, किनके साथ, आपका सेंट्रियोल के साथ। ये स्पिंडल बंडल इन्हें क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं अपने साथ, क्रोमोसोम को एक लाइन में आ जाता है, एक लाइन में आ जाएगा, मेटाफेज हो जाएगा। तोड़ दिया किसमें, अनअटैच्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स पुश अगेंस्ट ईच अदर इलोंगेटेड क्रोमेटाइड्स। क्रोमेटिन नहीं, क्रोमेटिन तो जब होते हैं जब वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्रोमेटिन कौन सा होता है, जब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जब ये बन नहीं रहा होता है, जब क्या रहता है, थ्रेड इस तरीके के स्ट्रक्चर रहते हैं, बस इस तरीके से, तो उन्हें बोलते हैं क्रोमेटिन। फिर क्रोमोसोम बना, फिर टूटा, क्रोमेटाइड्स, और अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट पोल्स की तरफ भागा, एनाफेज है। और इसने क्या कर दिया, अपना अलग से बना दिया, टेलोफेज, न्यू न्यूक्लियर एनवलप फॉर्म। अब न्यूक्लियस फिर से बनने लग गया, देखो बन गया ना बाहर से, देखो बन गया बाहर से, जो खत्म हो गया था बन गया। क्रोमोसोम अनफोल्ड बैक इनटू द क्रोमेटिन, किसमें से फिर से बनने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। क्रोमोसोम क्या करने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं इनटू द क्रोमेटिन। न्यूक्लिक क्या हो जाता है आपका, रिपेयर हो जाता है, फिर से बनने लग जाता है, सेल कंटिन्यूटी इलॉन्गेटेड, सेल इलॉन्गेटेड हो जाती है, और फिर ये अलग हो जाती है, फिर से वही साइकिल चलती है, फिर आपकी सेल साइकिल। बात समझ में, फिर से बता रहा हूँ। इस वाली साइकिल में जी तक जो चलता है, क्रोमेटिन होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, न्यूक्लियस फॉर्म्ड रहता है। प्रोफेज में क्या होता है कि ये स्पिंडल आपका जो स्पाइंडल होता है वो बनने स्टार्ट हो जाते हैं, स्पाइंडल फाइबर बनना स्टार्ट हो जाता है, क्रोमेटिन कंडेंस होके, मतलब जुड़कर क्या बना देता है, क्रोमोसोम बना देता है, न्यूक्लियस डिसअपेयर हो जाता है, सेंट्रोसोम आपका सेपरेट हो जाता है, और माइटोटिक स्पिंडल आपके क्या होने लग जाते हैं, कनेक्ट करने लग जाता है, पोल्स की तरफ जाने लग जाते हैं। जैसे क्या होता है, क्रोमोसोम से कनेक्ट हो गए कौन सा आपका स्पाइंडल फाइबर, तो वो मेटाफेज आ जाता है। फिर जैसे क्रोमोसोम क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर क्या करता है, इन्हें तोड़ता है, क्रोमोसोम को तोड़ने की क्रिया क्रोमेटाइड्स बोला जाता है, और अपोजिट पोल की तरफ खींचा जाता है, न्यूक्लियस बनने लग जाता है, टेलोफेज में बनने लग जाता है। तो क्रोमोसोम फिर से क्या होता है आपका, अनफोल्ड होकर क्या, क्रोमेटिन बनने लग जाता है, न्यूक्लियस फिर से क्या आपका फिर से बन जाता है, और सेल क्या हो जाती है, एलोंगेटेड हो जाती है, दो अलग अलग। और उसके बाद कौन सी प्रोसेस आती है, उसके बाद लास्ट जो आती है वो साइटोकाइनेन आती है। दो आपकी क्या निकल जाती है, दो, देखो क्योंकि माइटोसिस में दो ही निकलती है, और कैसे निकलती है, डिप्लॉइड सेल्स निकलती है, डॉटर सेल्स डिवाइड। तो मदर सेल्स, एक मदर सेल से आपकी डॉटर सेल डिवाइड हो गई, ये पूरी प्रोसेस आपकी खत्म हो गई, ठीक है ना। मियोसिस प्रोसेस में क्या होता है, देखो प्रोफेज फर्स्ट सेम है पर दो बार होगा। रिडक्शन फेज होता है, पहले रिडक्शनल फेज होता है, प्रोफेज हुआ, मेटाफेज हुआ। मेटाफेज के बाद देखो कुछ दिक्कत नहीं, देखो स्पाइंडल फाइबर है, फिर ये आपका क्या एक ही से, मतलब एक ही लाइन में आए, फिर ये क्रोमेटाइड्स में चेंज हुआ, फिर इसने क्या कर दिया, अलग अलग किया, ठीक है ना, और दो बना दी। ये हो गया मियोसिस फर्स्ट फेज, दो बन गई। अब देखो मियोसिस सेकंड में, प्रोफेज 2, फिर से वही साइकिल चल रही है, फिर मेटाफेज, फिर एनाफेज, और फिर कौन सी, टेलोफेज। दो उधर, दो, और कितनी होगी, 4। तो इसलिए याद रखना कि माइटोसिस में तो दो कैसे निकलती है, डिप्लॉइड सेल निकलती है, डॉटर सेल्स निकलती है, इसमें 4, इसमें कितनी निकलती है, 4 हैप्लॉइड सेल्स निकलती है। बस खत्म क्वेश्चन। अच्छा आगे चलते हैं। द स्टेज इन द सेल डिवीजन दैट कंसिस्ट ऑफ द G1 फेज, S फेज और G2। देखो कितना आसान हो गया, देखो ये होता है इंटरफेस, बताया था मैंने इस वाले में, ये देखो यहाँ पे, ये पूरा G1 से लेकर G2 तक सिंथेसिस में आता है, इंटरफेस आता है, खत्म क्वेश्चन। अब क्या था, अभी पढ़ना ही नहीं है, आसान हो गया, देखो कितना आसान हो गया अब। अच्छा अब देखो, इन प्लांट टिश्यू द सेल वॉल्स ऑफ द आर द कॉन्गुलेटेड बाय द सबरिन
विच मेक्स देम द इम्परवियस टू गैस वाटर। अब ये बताओ क्या बोल रहा है, देखो मैं बताता हूँ। एक आपका क्या पाया जाता है, सबरिन पाया जाता है, दीवारों पे पाया जाता है, मतलब जो सेल वॉल होती है वहाँ पे पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि जो गैस ट्रांसफर होता है या जो पानी का जो ट्रांसफर होता है ना, वो कैसा होता है, वो हो नहीं पाता, अभेद्य हो जाता है, मतलब जा नहीं पाता। एक हिसाब से वो क्या करता है आपका, बोल सकते हैं वाटर प्रूफ हो जाता है। तो ये कौन करता है, तो मैं बता दूँ, देखो ऑप्शन लिखे हुए कौन कौन से ऑप्शन लिखे, एपिडर्मिस, क्रॉक और स्टोमेटा। स्टोमेटा तो हो ही नहीं सकता, स्टोमेटा तो पोल्स को खोल देता है, अभी बताऊंगा। एपिडर्मिस तो स्किन होती है, इसके अंदर से जाता है, कॉर्क होती है, कॉर्क। और कॉर्क मैंने बताया था, अगर शायद से पढ़ा नहीं पढ़ा होगा आपने, स्क्लेनकाइमा में आता है, जो आपकी क्या होती है सेल्स होंगे, आगे बताऊंगा। स्क्लेनकाइमा आता है, उसमें क्या होता है, जैसे आपने सुना होगा नारियल है ना, नारियल का जो बाहर का होता है खोल, वो स्क्लेनकाइमा का बना होता है, डेड सेल से बनी होती है। ये किससे बनी होती है, डेड। आपने छाल देखी, छाल, वही कॉर्क है, बस इतना समझ जाइए। अभी आगे समझाऊंगा, स्क्लेनकाइमा, पैरेनकाइमा, कॉलनकाइमा, ये सब आगे समझा दूंगा, ठीक है ना। एपिडर्मिस बाहर की त्वचा होती है, जैसे हमारी जो स्किन होती है ना, वो एपिडर्मिस है बाहर की उसको क्या बोलते हैं, हिंदी में पढ़ लेना यार, उपत्वक, ठीक है ना, पर इंग्लिश में याद करना। तो कॉर्क के बारे में देखो यहाँ पे समझा देता हूँ। देखो एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस क्या होती है, इट्स अ लेयर ऑफ द सेल मेक्स द आउटर केसिंग इन द प्लांट, अ सर्टेन प्लेसेस स्टोमेटा, कई जगह स्टोमेटा, स्टोमेटा तो किस तरफ होता है, पत्तियों की तरफ, और द स्टोमेटा हेल्प द लॉस ऑफ द गैसेस एक्सचेंज इन द वाटर। कॉर्क जो होता है, तो इसके बारे में देखो लिखा हुआ है, एक्सटर्नल प्रोटेक्टिव टिश्यू दैट सब्स्टिट्यूट द एपिडर्मल सेल्स मैच्योर द रूट्स एंड द स्टेम। कॉर्क सेल्स लेक द इंटरसेलुलर गैप्स एंड द लाइफ सेल्स, लाइफलेस होती है, मतलब कैसे होती है आपकी, डेड होती है, बता देता। द सेल वॉल ऑफ द कॉर्क कॉन्गुलेटेड बाय द सबरेन, ये याद रख लेना है, किससे बनी होती है, सबरेन से, विच मेक द इम्पर्वियस ऑफ द वाटर एंड द मॉलिक्यूल गैस मॉलिक्यूल, जो क्या कर देती है, अभेद्य बना देती है, ठीक है ना, कि उसके अंदर से पानी अंदर नहीं जा पाएगा। हिंदी में पढ़ सकते हैं। देखो अब देखो प्लांट टिश्यूज होती है ना, तो उसमें डर्मल टिश्यूज होती है, वस्कुलर टिश्यूज होते हैं, और आपकी ग्राउंड टिश्यूज होती है। डर्मल टिश्यू होती है जो स्किन की होती है, वस्कुलर होती है जिससे सांस लिया जाता है, ठीक है ना, ग्राउंड होती है जो नीचे रूट्स की तरफ होती है। स्टोमेटा देखो, स्टोमेटा क्या करता है कि स्टोमेटा जब ओपन होता है ना, तो आपका CO2 अंदर जाता है और आपका O2 बाहर निकलता है, और पानी भी बाहर निकलता है। जब क्लोज होता है तब ये प्रोसेस चलती ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये पत्तियों के अंदर होता है स्टोमेटा। काम क्या होता है इसका, कि आपका O2 और CO2 का ट्रांसफर करना, ठीक है ना, पानी को बाहर निकालना। अच्छा देखो ये है, देखो आपका, तो ये लकड़ी है ना, देखो लकड़ी के अंदर और सबसे अंदर वाले भाग को बोलते हैं हार्डवुड, उसके बाहर वाले लेयर को सेपवुड बोलते हैं। फिर आता है वस्कुलर कैम्बियम, आता है आपको जो ग्रीन में दिखा रखा है। उसके बाहर आता है बार्क। बार्क जो होता है वो दो चीज़ों से बना होता है, एक आपका लिविंग फॉलियम होता है और एक पैरिडम होता है। पैरिडम में दो भाग होते हैं, अंदर वाले भाग को बोलते हैं कॉर्क कैम्बियम, और बाहर सबसे वाले छाल को बोलते हैं कॉर्क। ये याद कर लेना। आपने देखिए कि बोतल पे कॉर्क लगी होती है कई सारी बोलते हैं ना कॉर्क, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितना हुआ यार टाइम, ठीक है हो जाएगा 1.5 घंटे में, पहले हो जाएगा, एक घंटे 12 मिनट की बन गई ये वीडियो, पर कोई दिक्कत नहीं। अच्छा लिखा हुआ है, एनिमल इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन द 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स आर कॉल्ड। जो हम जैसे होते हैं, जैसे हम है तो हमारे अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, कैसे होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, छोटे छोटे जो होते हैं ना उनके अंदर डिप्लोब्लास्टिक होती है। और एक्टोडर्म एंडोडर्म ये पार्ट होते हैं किसका, दोनों का, ट्रिप्लोब्लास्टिक का और डिप्लोब्लास्टिक का। हिंदी में नहीं मत करना याद, इंग्लिश में करना इसे, ये हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है, कुछ अलग नहीं है। तो देखो दो तरीके, एक डिप्लोब्लास्ट होती है, ठीक है ना, मतलब जो हमारे जो शरीर होती है ना, उसमें जो आपकी क्या होती है, लेयर्स होती हैं, डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक में दो होती है, एक होती है एंडोडर्म, तो दोनों में होती है, जो सबसे अंदर होती है, और अंदर की तरफ डाइजेस्टिव कैविटी, जहां पर क्या होता है, पचता यानी कि डाइजेशन होता है किसी भी चीज़ का, और एंडोडर्म सबसे बाहर की होती है। तो ये तो दोनों में होती है। इसके बीच में एक नॉन लिविंग लेयर होती है, इसका कोई काम नहीं होता, पर बीच में ना ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म होता है। क्या होता है, मेसोडर्म। तो ये हमारे अंदर पाया जाता है, एनिमल प्लांट्स इनके अंदर पाया जाता है। देखो लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर पढ़ लेता हूँ डेफिनेशन। देखो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म आर द ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस ओनली 2 प्राइमरी जर्म सेल्स। होती है इसमें कितनी, 3 होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक में। ऑर्गेनिज्म के साथ प्रिमिटिव मेटाजॉन्स आते हैं इसमें, और इसमें एडवांस आते हैं। लेयर कितनी होती है, तो 2 लेयर होती है जर्म्स की, एक होती है एंडो और एक होती है एक्टो। इसमें कौन कौन सी होती है, एक्टो होती है, मेजो होती है, एंडो होती है। एग्जाम्पल देखो, इसमें आता है कौन सा आपका, सिलिंड्रिया आ जाता है और सेंटोफोरस आ जाते हैं, छोटे छोटे जीव आते हैं। इसमें कौन आ जाता है एग्जाम्पल में, इसमें देखो वॉर्म्स, आर्थ्रोपोडास, ठीक है ना, एक्नोडर्म्स, मॉलसेस और वर्टिब्रेट्स में हम आ जाते हैं। अच्छा सेपरेशन ऑफ द एक्टो और एंडो, तो लिखो इन सर्टेन एनिमल्स, ठीक है ना, मेजोग्लिया इज द फाउंड इन द बिटवीन द एक्टो एंड द एंडो, जो मैंने बताया था, जो आपका डेड होता है। और इसमें क्या होता है, आपका मेजोडर्म क्या करता है, अलग करता है एक्टो और एंडो को। बॉडी कैविटीज एंड द ट्रू ऑर्गन्स, तो याद रखना कि जिनके अंदर आपका डिप्लोप्लास्टिक होता है ना, उनकी बॉडी कैविटी क्या होती है, लेक होती है, ट्रू ऑर्गन नहीं होते उनके अंदर, ठीक है ना। मतलब शरीर जो होता है बहुत बेहतर सिस्टम से नहीं बना होता, जैसे हमारा शरीर है उस तरीके का नहीं बना होता। जबकि अगर देखा जाएगा हमारे अंदर, तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है उनकी बॉडी कैविटी बेहतर होती है, ट्रू ऑर्गन्स उनमें लगे होते हैं। अच्छा कॉम्प्लेक्सिटी, ये कॉम्प्लेक्स नहीं होती हमारी, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। सिमेट्री देखेंगे तो रेडियल सिमेट्री, इसमें बायलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है,
तो अपने से याद रखना, हम कैसे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। क्या है आपका, हमारे अंदर एक्टोडर्म भी है, एंडोडर्म भी और मेसोडर्म भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द प्लांट सेल इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ, पता है सेल्यूलोज की। काइटिन वो तो किस में होता है, फंगस में। जो फंगस की जो सेल वॉल होती है ना, फंगस की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन की बनी होती है। बाकी मैं लिग्निन वगैरह के बारे में पढ़ा देता हूँ आपको, ये क्या होता है भाई। तो इसे पढ़ने से अच्छा मैं देखो यहाँ पे पढ़ाता हूँ आपको। देखो यहाँ पे सारी चीज़ लिखी हुई है। उसमें वो कॉर्क की बात हो रही थी। देखो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू दो होती है, मैरिस्मेटिक टिश्यू होती है, परमानेंट टिश्यूज होती है। मैंने जब यूपीएससी का इफ्यू वाला पेपर कराया था वहाँ पे बताया था। तो मैरिस्मेटिक होती है जो क्या करती है, जो चेंजेस लाती है प्लांट्स में। जैसे एपिकल मेरिस्टेम जो होती है ना, तो वो पेड़ को मतलब जो पौधे को ऊपर और नीचे रूट टू शूट क्या करती है, मतलब एलोंगेशन लाती है, बढ़ता है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। लैटरल मेरिस्टेम में क्या होता है, इधर की तरफ मोटाई बढ़ती है। और इंटरकैलरी जो होती है इंटरनोड से होती है। इंटरनोड्स मतलब जहाँ से आपकी क्या होती है, जहाँ से आपकी वो नहीं निकलती, जहाँ से आपकी बोल सकते हैं ब्रांचेस निकलती हैं पेड़ की, या फिर मैं बोल सकता हूँ पौधे की, ठीक है ना, शाखाएं। तो जो नोड्स होते हैं उन्हें बोला इंटरकैलरी होता है आपका। जैसे ये मान लो ये जड़ें हैं इस तरीके से, और ये अगर ऊपर की तरफ बढ़ा नीचे की तरफ जड़ गई तो एपिकल है, इस तरफ गई ये जड़ें इस तरफ जा रही हैं, और ये मोटाई बढ़ रही है इसकी, क्या बढ़ रही है, मोटाई बढ़ रही है, मोटाई बढ़ गई तो ये क्या है, लेटरल है। और यहाँ से ये क्या है, यहाँ से इस पर क्या शाखाएँ लग गई, यहाँ से पत्तियाँ वगैरह लग गई, तो ये इंटरकैलरी होता है। तो ये मैरिस्मेटिक टिश्यू होती है, चेंजेस करती है। अब दूसरी होती है परमानेंट टिश्यू, चेंज नहीं करती। दो तरीके होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। एक होती है पैरेन्काइमा, कॉलिनकाइमा, स्क्लेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा जो होती है ना, थिन होती है। कैसे होती है, थिन वॉल की बनी होती है, थिन सेल वॉल होती है, पतली होती है काफ़ी, आसानी से टूट जाती है। जैसे इसकी क्या हो जाएगी, जो बोल सकते हैं टहनी है वो टूट जाएगी, पैरेन्काइमा की बनी हुई है। कॉलिनकाइमा क्या होती है, थिक होती है, मोटी, जैसे बीज का, तो इसे तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। और स्क्लेन्काइमा होता है, जैसे आपने देखा हो ना, सूख गई कोई चीज़, लकड़ी क्या हो गई, सूख गई तो होता क्या है, वो डेड हो जाती है, उसे स्क्लेन्काइमा बोलते हैं। इसी का एग्जांपल है कॉर्क। कॉम्प्लेक्स में दो होते हैं, फाइबरस और स्क्लेंटन आते हो, तो मैं सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, स्क्लेन्काइमा में फाइबरस और स्क्लेंटन। जैसे फाइबरस में कौन सा, जैसे आपका नारियल आ जाता है। अच्छा कॉम्प्लेक्स में देखें तो जाइलम और फ्लोएम। हम सिर्फ इतना याद करते हैं कि जाइलम भाई जी किसके लिए आता है, H2O के लिए आता है, वाटर के लिए आता है, और फ्लोएम किसके लिए आता है, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए। जबकि इनका काम भी यही होता है, ऐसा नहीं कि इनका काम नहीं होता। पैरेन्काइमा जो होता है ना, इसका काम भी यही होता है, फूड को और क्या करते हैं आपको, H2O को क्या करता है, ये ले जाता है ऊपर नीचे। बात समझ में आई, तो ये थोड़ा दिमाग में रखना। अच्छा देखो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू तो मैंने बता दिया, पैरेन्काइमा टिश्यू, कॉलिनकाइमा टिश्यू एंड द स्क्लेन्काइमा टिश्यूज बता दिया था ना इनके बारे में। अच्छा देखो यहाँ पढ़ लेना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देख लीजिएगा पैरेन्काइमा, दीज आर द लिविंग सेल्स हैविंग द वेरी थिन सेल वॉल, बताया था पतली होती हैं। दीज हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ द फूड मटेरियल, बताया था खाने को क्या करती है, स्टोर करने में मदद करती है पैरेन्काइमा सेल्स। एंड ऑल्सो हेल्प इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और फोटो प्रकाश संश्लेषण में मदद करती है। अच्छा इनमें कौन कौन सी जो सेल होती है वो किससे बनी होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरेन्काइमा जो होता है वो सेलुलोज से बनी होती है, पैक्टीन से बनी होती है, और हेमीसेलुलोज से बनी होती है, जो थिन वॉल वाली होती है आपकी। कॉलिनकाइमा की बात करें तो ये थिक होती है, और ये क्या करती है, प्लांट को सपोर्ट देती है। जो मैंने बोला ना, जो बीज का जो हिस्सा होता है, बीज का जो हिस्सा होता है वो होता है आपका बना हुआ, तो वो क्या करता है, प्लांट को सपोर्ट देता है। अच्छा इसमें कौन कौन से आपकी सेल वॉल जो होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पैक्टीन। याद रखना हेमीसेलुलोज को बाहर निकाल देना, सेलुलोज पैक्टीन ये देखो सेलुलोज पैक्टीन और हेमीसेलुलोज पैरेन्काइमा में होगा। हेमीसेलुलोज को बाहर डाल दे, तीसरे वाले को बाहर डाल दे, सेलुलोज पैक्टीन आ जाएगा किसमें, सेकंड वाले में। थर्ड वाले स्क्लेन्काइमा क्या होती है, डेड सेल्स की बनी होती है। कैसे होती है, थिक होती है, टफ होती है काफी, जैसा अखरोट का बाहर का देखा होगा आपने। मैकेनिकल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है किसको, प्लांट को। और इसमें तीन होते हैं सेलुलोज, तो तीनों में देखो सेलुलोज किस में, तीनों में ही है, बस बीच वाले में वो हेमीसेलुलोज हट गया, तीसरे वाले में पैक्टीन हट गया, और हेमीसेलुलोज और लिग्निन आ जाता है, जिसकी वो बात कर रहा था। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में शायद से लिग्निन वगैरह दे रहा था, तो एक्चुअल में लिग्निन जो होता है ना वो स्क्लेन्काइमा में होता है। स्क्लेन्काइमा, मैं स्पेलिंग गलत लिख सकता है, स्क्लेन्काइमा इसमें होता है लिग्निन, ठीक है ना। तो इसी के लिए मैंने पढ़ाया है सारा ये। तो मैंने क्या बोला कि भाई आपका जो पैरेन्काइमा होता है उसमें क्या होता है, सेलुलोज होता है, उसमें क्या होता है आपका पैक्टीन होता है, और उसमें क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है। सेलुलोज बाहर निकाल दो तो इसमें क्या होता है, सेलुलोज और क्या होता है, पैक्टीन होता है। अब पैक्टीन को बाहर निकाल दो, सेलुलोज और हेमीसेलुलोज वापस आ गया, और तीसरा कौन सा, लिग्निन। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। अच्छा देखो फंजाई सेल वॉल जो होती है ना उसमें काइटिन होता है, क्या होता है, काइटिन होता है, कई बार पूछा जाता है पेपर में, याद कर लेना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स इज नोन एज अ सुसाइडल बैग। सुसाइडल बैग बोलते तो ऑर्गेनल्स, तो बोल रहा है कि किसको बोलते हैं, तो ये होता है लाइसोसोम। बताया था ना शुरुआत में, नहीं बता रहा था ये, जैसे आपकी मैंने बताया था ईरान की जैसे कौन सा था, आयरन डोम मिसाइल सिस्टम, आपका एंटी मिसाइल सिस्टम है, तो क्या कर रहा है, जाएगा और मिसाइल को मार देगा, खुद भी मर जाएगा। इस तरीके से तो आत्मघाती बैग बोलते हैं ना, कोशिका का आत्मघाती बैग कैसे, लाइसोसोम को बोलते हैं। यहाँ पर देखो
बाकी चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ। देखो लाइसोसोम के बारे में बता रहा हूँ। सुसाइटल बैग ऑफ द सेल कंटेन द हाइड्रोलिटिक एंजाइम विच अंडरगो द ऑटोलाइसिस एंड द बर्स्ट ओपन व्हेन द सेल गेट्स डैमेज। अगर सेल जैसे डैमेज होती है ना, तो ये क्या करती है, जो फैगस होते हैं आपके, जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं, उसको पकड़ती है और खुद फट जाती है, ऐसे पकड़ के फट जाती है। तो क्या होती है, उसको भी खत्म करती है, अपने आप ही खत्म हो जाती है, इसलिए इन्हें सुसाइडल बैग बोला जाता है। यहाँ पर देखिए ये एनिमल सेल्स है ना, एक्चुअल में एनिमल सेल्स में ये ज़्यादा काम करती है। तो देखो ये तो सारा पढ़ा रखा है, ये आपका लाइसोसोम, यहाँ पर देखिए ये लाइसोसोम है, करता क्या है काम, ये लिखोगे आप, जीन रेगुलेशन के लिए काम करता है, कोलेस्ट्रॉल ट्रांसपोर्ट करने के लिए काम करता है, ऑटोफेगी होता है। ऑटोफेगी मतलब जो ऑटोफेगस होते हैं ना आपके, मतलब जो क्या होता है, बोल सकते हैं जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है उसको खा जाती है, इनगल्फ कर जाती है। बोन्स को क्या करती है, रिजॉर्प्शन करती है, बेहतर करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को रिपेयर करती है। इंटरसेलुलर डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, माइक्रोबियल किलिंग करती है, माइक्रोब्स को क्या करती है, खत्म करती है। और एंटीजन प्रेजेंटेशन को बढ़ाती है। एंटीजन्स होते हैं ना आपकी बॉडी के अंदर, एंटीजन्स एंटीबॉडी, तो एंटीजन्स को क्या करती है, प्रिवेंट करती है, ये याद रखना। तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। तो ये देख लीजिए, तो प्लांट सेल एनिमल सेल्स में, तो ये देख रहे हैं लाइसोसोम किस में, एनिमल सेल्स में है कि नहीं है। सेंट्रियोल ये अलग है। देखो बाकी जितनी भी चीज़ें दोनों तरफ से आ रही हैं, वो साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, गोल्जी एपरेटस, याद हो जाएगा सारा ये, ठीक है ना। राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक और न्यूक्लियस, ये दोनों में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया भी क्या होता है, दोनों में होता है। इसमें वैक्यूल्स बड़े होते हैं, इसमें छोटे होते हैं। इसमें सेल वॉल होती है, उसमें नहीं होती। उसमें क्या होता है, सेंट्रियोल्स होता है। इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। तो यार ये बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, चित्र से ज़्यादा समझो। और ये जो आपका पीडीएफ है ना, यहाँ पर तो खत्म हो गया वीडियो, शायद से 1.5 घंटे से पहले मैंने निपटा दी। तो ऐसा नहीं कि यार कि बोल के 1 घंटे 20 मिनट की वीडियो है तो बोल के यार कौन देखेगा, नहीं, ये पेपर का मामला है। और जुलाई, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ 30 35 40 दिन से ज़्यादा नहीं रह रखे। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा पढ़ो, ठीक है ना। आपको क्वेश्चन, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, आपको ना याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कोई क्वेश्चन। आपके लगभग 100 क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो गए 10 की जगह, तो कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। आप बस इसे पढ़ो, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है ना। और अप्रिशिएट करो यार मेरे वर्क को, बहुत टाइम लग जाता है ये पीडीएफ बनाते बनाते। लगभग कितने पेज की थी, 100 कितने थी, लगभग 100 के आसपास, 122 पेज की है ये, 122 पेज, लगभग 3-4 घंटे लग जाता है। पूरा पढ़ना पड़ता है, खुद समझना पड़ता है। तो यार शेयर वगैरह कर दिया करो, लाइक शेयर किया करो, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, वरना मेरा क्या जा रहा, मत करो, ठीक है ना। और टेलीग्राम ग्रुप में और कॉन्सेप्ट एकेडमी के जो आपका क्या व्हाट्सएप ग्रुप है, वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, शेयर कर दूंगा पीडीएफ को। वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, आपकी मर्जी, आप पे छोड़ देता हूँ। और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ठीक है ना। और सब्सक्राइब के साथ आप क्या कर देना, वो जो आपका बेल आइकन है उसे प्रेस कर लेना, वहाँ पे क्या कर देना, और नोटिफिकेशन ऑन कर देना। तो जितनी वीडियो मेरे द्वारा बनाई जाएंगी, अब मैं बहुत तेज़ करूँगा। अगर इस पर रिस्पॉन्स अच्छा रहा ना इस वीडियो पे, तो मैं बहुत तेज़ी से वीडियो बना सकता हूँ इसमें, और बहुत बेहतरीन वीडियो बनाऊंगा। फेसबुक पे बात करें तो फेसबुक पे अभी आप हमें लाइक कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आप हम इंस्टाग्राम पर भी, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स के क्वेश्चन लाएंगे 10-10, ठीक है ना, चैप्टर वाइज।